Am I audible? जी सर। टेक्निकल टीम से जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार। मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं सुनील खत्री फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आप सभी का मित्तल महिला महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जूम के माध्यम से आयोजित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मित्तल चैरिटीज मुंबई के ट्रस्टी एवं महाविद्यालय सचिव श्रीमान सुरेश जी मित्तल। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं श्री रमाकांत जी शर्मा। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मृत्युंजय पारिक, महाविद्यालय के विद्वान व्याख्यातागण, स्टाफ सदस्य, अन्य शिक्षण संस्थाओं के शिक्षाविद, माननीय अभिभावकगण एवं विद्यार्थियों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 10th बोर्ड परीक्षाओं के बाद आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस विषय में से किसका चुनाव किया जाए एवं 12th बोर्ड परीक्षा के बाद कॉलेज के चुनाव जैसे प्रश्न अभिभावक वर्ग एवं विद्यार्थियों के मन में आते हैं। सामान्यतया बोर्ड एग्जाम में स्कोर किए गए मार्क्स के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है, परंतु आज वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिदृश्य में जहां बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, उपरोक्त निर्णय लेना सरल नहीं है। अतः आप सभी की शंकाओं को दूर करने के लिए एवं विषय व कैरियर के चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी देने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य वक्ता हैं श्री रमाकांत जी शर्मा। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मित्तल चैरिटीज मुंबई के ट्रस्टी एवं महाविद्यालय सचिव श्रीमान विचार व्यक्त करें। श्रीमान सुरेश जी मित्तल। टेक्निकल टीम, क्या उनसे संपर्क हो पा रहा है हमारा? टेक्निकल टीम कृपया श्रीमान सुरेश मित्तल को अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड करें। जी सर। Am I audible? Thank you. Yes, sir. Thank you. Please continue. Good morning to all. I am pleased to welcome you to the career orientation program and my best wishes to all of you for a safe, secure and healthy life. With great honor, I warmly welcome parents, faculty members and students in this program. Empowerment of students for their all-round development through education is our cherished motto. Today, education means much more than merely acquiring knowledge. It is acquisition of knowledge and skills, building character and improving employability of our young talent, the future leadership. To achieve this goal, our college is organizing webinars and other activities with regular course curriculum. Today's speaker is Mr. Ram Sadar sir, who will deliver a knowledgeable speech which will be fruitful for the participant for choosing subject and suitable career. Appreciate college staff for organizing this series of useful and knowledgeable webinar and program. I'm confident the participants will find new ideas and knowledge about various career aspects in all the streams. One more thing I want to announce, we are going to start IAS and RAS free coaching classes for the graduate student, new and the old. It might be old 2 years or 3 years or 4 years, which of our college or any other college. I wish you all a very successful webinar. Thank you.
धन्यवाद सर। अब मैं आज के स्पीकर श्री रमाकांत जी शर्मा का एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप मित्तल चैरिटीज मुंबई द्वारा सरदार शहर में संचालित जीडी मित्तल स्कूल के प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। आपको 15 से अधिक वर्षों का टीचिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है एवं आप शेखावाटी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अपनी सेवा दे चुके हैं। आपकी भाषा शैली सरल है एवं पेरेंटिंग, आध्यात्मिकता, लाइफस्टाइल एवं अनेक विषयों पर आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी देते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने का हमें अवसर मिला है। अतः अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान रमाकांत जी शर्मा। Am I audible to all? Yes sir, please continue. आवाज आ रही है सबको? जी सर। हाँ, तो आज का वेबिनार शुरू करते हैं। जैसे सुनील जी ने मेरा परिचय दे ही दिया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो सबसे पहले उन सब के भीतर बैठे हुए विराट परमात्मा को मेरा प्रणाम, और माँ सरस्वती से मैं विनती करता हूँ कि वो मेरे कंठ में विराजमान हो, ताकि प्रकृति जो भी मेरे माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहती है, उस संदेश को मैं आप लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकूं। इसके अलावा मैं मित्तल महाविद्यालय सुरेश मित्तल is also present. I extend my heartfelt thank you to him that he is taking keen interest in such kind of webinars and he is motivating us. As well as I would like to give my thank you to Mr. Mrityunjay Parikh, Principal of Mittal Mahavidyalaya. उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज ए गेस्ट ऑफ स्पीकर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जो टीम लगी हुई थी इस वेबिनार के लिए, उनमें सुनील जी खत्री हैं, मेरे प्रिय मित्र मदन लाल जी और विकास, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम जी का भी धन्यवाद। आज का जो टॉपिक वेबिनार का हमने लिया है, उसके ऊपर मैं आना चाहूंगा कि स्ट्रीम सिलेक्शन हम कैसे करें। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन एवरी स्टूडेंट फेस्ड और फेसिंग इन हिज और लाइफ। हम भी जब 10th में थे, हमारे को भी ये चीज ध्यान में आई थी कि हम क्या ले रहे हैं, लेकिन हम 90s के दशक से हैं, तो उस समय ज्यादा कोई करियर काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटीज हुआ नहीं करती थी। जो लोग या टीचर्स हमें कह देते थे भाई आप ऐसा कर लो, ऐसा ले लो, तो हम उसमें चले जाते थे। बट आज का समय है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इस वेबिनार को 2 या 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। सबसे पहला फेज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ये है कि करियर काउंसलिंग होती क्या है और करियर काउंसलिंग लेने से अपन को क्या फायदा होता है। तो बहुत सी कई ऐसी चीजें हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, जो इसी में आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली अगर पेरेंट्स जुड़े हुए हैं तो उनको भी एक समझ विकसित हो जाएगी, और जो स्टूडेंट्स हैं अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉलेज कर चुके हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को भी गाइड कर सकते हैं और अपना करियर भी वो शेप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 9, 10th, 8 के बच्चे 11, 12 के हैं तो उनको तो डायरेक्ट फायदा होना ही होना है। साथ में जो टीचिंग फ्रेटर्निटी जुड़ी हुई है बॉम्बे से भी और सरदार शहर से भी, मेरे नॉन पीपल हैं वो भी, तो उनको भी ये फायदा होगा कि वो भी एक तरीके से एक नई चीज सीखे, उनकी भी एक जो सोच है वो विस्तृत होगी, एक्सपेंडेड होगी, ताकि वो दूसरे बच्चों को इन चीजों के बारे में बता सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि करियर काउंसलिंग हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, आज के समय में क्यों आवश्यक है। इसके लिए एक छोटी सी एनालॉजी अगर हम लें, जैसे कोई आदमी आपको ये कहता है कि आपको अपने घर से गाड़ी उठानी है और आपको निकल पड़ना है, बट ही नेवर टेल यू
He never tells you about the destination as well as the direction about the speed. बस आपको गाड़ी लेनी है और निकलना है। उसने न तो आपको कोई गोल दिया है कि इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, न उसने कोई आपको स्पीड लिमिट दी है, न कोई उसने आपको ये कहा है कि आपको इतने टाइम फ्रेम में आना है। तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी लेके निकलेंगे अपने घर से और अपनी मर्जी से जहां जाना है, जैसे जाना है, जो आपको अच्छा लग रहा है वहां चले जाएंगे। लेकिन जब आप एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां क्रॉस रोड होता है, क्रॉस रोड बोले तो चौराहा, अब 4 रास्ते वहां से निकल रहे हैं, आपको नहीं पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, किस में जाना है, किस में जाना है। आप अर्जुन की तरह कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाओगे। इसलिए उनके साथ तो भगवान श्री कृष्ण थे, सारथी थे, जो उन्होंने पल पल उनको एहसास कराया कि तुम्हें क्या करना है, निष्काम कर्म उनको याद दिलाया गया। तो वैसे ही अगर हमें करियर काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा भी पता है, हमने अपने करियर में शुरुआती फेज में ये चीजें जान ली हैं, तो हमें पता रहता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाता है। अब इसका दूसरा रूप अपन देखते हैं। वही आदमी आपको कहता है कि आपको इस फला डेस्टिनेशन पे आना है, इतने बजे पहुंचना है और ये। अब आप बताइए, आपके लिए वो चीज ज्यादा आसान होगी या पहले वाली? मेरे हिसाब से दूसरी आपको ज्यादा, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। आप सारी की सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है, इतनी स्पीड लिमिट रखनी है और यहाँ पे मुझे पहुंचना है। तो करियर काउंसलिंग हमें एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल सेट करके देती है, साथ में राइट डायरेक्शन देती है, और हमारा इंटरेस्ट है उसको हमें बताती है कि आप अपना इंटरेस्ट इसके हिसाब से चूज करें और इस डायरेक्शन में आगे आगे चलें। तो फर्स्ट पॉइंट कि करियर काउंसलिंग से हमें ये फायदा होता है। तो हर आदमी को आज के दौर में जब ये चीजें अवेलेबल है, तो वी शुड अवेल अबाउट इसमें करियर काउंसलिंग देती है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में मेरा ये मानना है कि हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि उनको राइट सब्जेक्ट चूज करना है और राइट स्ट्रीम चूज करनी है। साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती हैं, जो उसके हिसाब से बेस्ट है, उनको चूज करने में उसकी मदद करनी चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, ही इज वेरी गुड एट सिंगिंग, साथ में वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, खेलता भी अच्छा है, लेकिन साथ में मैथ्स बहुत अच्छी सोल्व कर लेता है। तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है और उस बच्चे को ये एहसास कराया जाए कि ये 3 चीजें हैं, उनको कंपेरेटिव स्टडी की जाए उसकी, कि इन तीनों में उसकी बेस्ट स्किल कौन सी है, उसका बेस्ट टैलेंट कौन सा है। क्योंकि उनमें से अगर उसने अपना बेस्ट टैलेंट पकड़ लिया तो फिर क्या होगा, उसको मनचाहा अपनी एक डायरेक्शन मिल जाएगी और वो क्या करेगा, अपनी उस सुपीरियर स्ट्रेंथ पर, उस सुपीरियर टैलेंट पे वो काम करना शुरू करेगा। और जब आपको पता है कि आपको ये पता है कि आप उसमें एक्सेल करोगे ही करोगे। ये 3 इडियट मूवी थी, उसमें भी ये चीज दिखाई गई थी, उसमें भी ये चीज बताई गई थी कि हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है जिनको हमें पकड़ना है, और अगर उनकी स्ट्रेंथ्स को अगर आपने पकड़ लिया तो आप अपनी पोटेंशियल का फुली यूटिलाइज कर सकते हो और उसको आगे आप बढ़ा सकते हो। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैंने जब एमए किया था, एमए तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। अपने दोस्तों के साथ जब मैं वहां पहुंचा, दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, वहां पर मेरा एक मित्र था और अभी भी है, बात होती है, आदित्य मोहंती उसका नाम था। मैंने उस मेडिज्म पे आंसर लिखना है, तो मेरे को पूछा, मैं यार इस फेमिनिज्म पे मैं तो कुछ जानता नहीं, क्या लिखूं? तो उसने बताना स्टार्ट किया कि फेमिनिज्म स्टार्टेड इन इंग्लैंड और ये इसके रीजन फिर फेमिनिज्म है, उस तरह से आगे बढ़ा। मैंने कहा यार तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, तुम्हें ये कैसे होता है? तो उसने बताया कि जब मैं 12th कर रहा था तब ही मुझे पता था कि मुझे सोशियोलॉजी ऑनर्स करना है और वो भी उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा से करना है, और उसके बाद मुझे मास्टर्स जेएनयू से करना था। तो मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया और मैं जेएनयू में पास हो गया और आज मैं सोशियोलॉजी फाइनल ईयर का छात्र हूँ। और उसका जो गोल था, उसने मुझे बताया कि ऑब्जेक्टिव सेट करने से या करियर काउंसलिंग से जो डायरेक्शन मिलती है उसको क्या फायदा मिलता है। उसने बताया कि उस समय 2004-5 की बात है, निरुपमा राव, शी वाज
एन IFS ऑफिसर, उस समय श्रीलंका में इंडियन कॉन्सुलेट में वो एम्बेसडर थी। तो वो बोलता था कि मुझे निरुपमा राव का पर्सनैलिटी बहुत अच्छा लगता है और मैं निरुपमा राव की तरह IFS बनना चाहता हूँ। अगर वो मेरा नहीं हो पाया तो हमारे जो सेंटर हेड है सोशियोलॉजी के, डॉक्टर दीपांकर गुप्ता, मैं उनकी तरह एक सोशियोलॉजिस्ट बनूंगा, एक एकेडमिक्स में जाऊंगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया में प्रोफेसर है। तो ये चीज मैं मानता हूँ कि मेरे को शुरू से डायरेक्शन वैसी मिली नहीं, क्योंकि हम रूरल एरियाज में रहते थे, वो भुवनेश्वर में रहता था, तो इस तरह से शहरों में ये चीजें अवेलेबल थी। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि गाँव में और शहरों में ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तो आप उन चीजों का फायदा उठा के, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो ये सारी की सारी चीजें हैं वो अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ है कि उसको पहचान के उसको एक आगे करियर में बढ़ा सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि करियर काउंसलिंग आपको क्या हेल्प करती है। करियर काउंसलिंग आपको एक कंपेरेटिव स्टडी करके देती है। जैसे हर व्यक्ति इस जीवन में जो भी पैदा हुआ है वो अपनी एक इनबोर्न टैलेंट के साथ पैदा होता है। ईश्वर ने उसको कुछ न कुछ एक ऑब्जेक्टिव देके भेजा है कि आपको ये डिलीवर करना है, और उसकी एक इनबोर्न क्वालिटी उसके अंदर होती है। हर आदमी की अलग अलग है। आप दुनिया में कहीं भी देख लो, किसी में भी आपको एक जैसी क्वालिटीज, चाहे वो स्वभाव से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ने से रिलेटेड हो, नहीं मिलेंगी। आपको एक इनइक्वालिटी सब में देखने को मिलेगी। कोई दिमाग से बहुत तेज है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई बहुत बढ़िया खेतों में काम करता है, कोई स्ट्रेंथ वाला है, कोई वीकनेस वाला है। अलग 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 तरह के जो इनबॉर्न क्वालिटीज हैं वो ईश्वर ने सबको दी। अब हमें क्या करना है कि हमें उन की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना है। पेरेंट्स को भी और स्पेशली टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि हमें उसको करना है। लेकिन मिस्टेक सबसे बड़ी क्या होती है कि हर बच्चा अपने जो वीक पॉइंट हैं या अपना जो वीक पॉइंट है, वीक स्ट्रेंथ है, उस पे कार्य करने लग जाता है। और उस पे कार्य करने से क्या होता है कि उसको टेम्परेरी बेनिफिट तो मिल जाता है। सपोज मेरी स्ट्रेंथ कोई मान लो खेल की बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने दूसरा एक शौक था उसको मैंने पकड़ लिया, वो मेरी की स्ट्रेंथ नहीं है। अब उसमें मैं क्या करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, किसी एक्सपर्ट के साथ में काम करूंगा और वो स्किल मैं हासिल करूंगा। तो आपको मैं बता दूं, स्किल दो तरह की है। एक तो एक्वायर्ड स्किल होती है और दूसरी होती है इनबोर्न स्किल, जो आपके साथ ही पैदा होती है। अब एक्वायर्ड स्किल है वो आपको लिटिल बिट बेनिफिट तो दिलवाएगी, लेकिन जो एक सुपीरियर क्वालिटी आपकी पर्सनालिटी में भगवान ने इंस्टॉल करके भेज दी है, उसको आपने इग्नोर कर दिया, तो उसका और उसका मैच कभी नहीं होगा। आपने इनबोर्न स्किल को पहचानना है। तो ये आपको करियर काउंसलिंग है वो क्या करती है, उनको क्लासिफाई करके बताती है और आपको अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना होता है। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि ये करियर काउंसलिंग हमें इस तरीके से हेल्प करती है। अब तीसरा पॉइंट है करियर काउंसलिंग के अंदर कि आपको जो फायदा होता है, सबसे ज्यादा फायदा वो ये होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। आपको अगर राइट डायरेक्शन, राइट नॉलेज, सही स्ट्रीम, सही सब्जेक्ट अगर बचपन से ही पता हो और उस करियर में जब आप जाओगे तो आपके साथ नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ आएगा, क्योंकि वो आपकी इनर स्ट्रेंथ है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हम सब एक स्पेसिफिक डिग्री लेते हैं, चाहे वो कॉलेज से ले रहे हो, यूनिवर्सिटी में बहुत आगे की पढ़ाई करके ले ली हो, कोई टेक्निकल डिग्री ले ली हो। सब लोग हम अपनी अपनी एक डिग्री लेते हैं और फिर उसके बाद सब लोग हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाते हैं, उनको एक डिसेंट सैलरी मिलने लगती है और वो अर्निंग भी करने लगते हैं। लेकिन अपनी जॉब प्रोफाइल से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने करियर कौन सा चुना है जो जबरदस्ती उनके ऊपर लादा गया है, जो उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। अब उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो पुअर वर्क लाइफ बैलेंस होगा, क्योंकि आप ऐसा जॉब कर रहे हो जो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं। दूसरा, इनसफिशिएंट सैलरी आपको मिलेगी, तो सैलरी से जो इश्यूज हैं वो आपको मानसिक प्रताड़ना देंगे कि मेरे को उतना नहीं मिल पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
साथ में अनहेल्पफुल और पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, तो आपको उस कंपनी की जो बैड पॉलिसीज हैं वो आपको अफेक्ट करेंगी, क्योंकि वो जॉब आपके हिसाब से अच्छा नहीं है, जॉब आपकी जो कॉम्पिटेंसी थी उसके हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा है। इसलिए अगर आपने थ्री इडियट देखी है तो उसमें क्या बोलता है रणछोड़ दास उसको कि तुम्हारा शौक है फोटोग्राफी और तुम्हें फोटोग्राफी में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लिटिल चैरिटीज के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मेरी एक दिन बात हो रही थी, तो मैंने कुछ फोटोज खींची थी हॉस्पिटल में और फेसबुक पे लगाए थे, तो उन्होंने मेरे को एक बिग कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आपने तो फोटोग्राफर को भी फेल कर दिया, बहुत अच्छी फोटोज आपने खींची है। और 1986 में मैंने खुद फोटोग्राफी का कोर्स किया था और मुकेश अंबानी हमारे कोई जो परिवार में है, मेरा बड़ा भाई है, उनके साथ पढ़ते थे, उन्होंने भी किया था, मैंने भी किया था, लेकिन मैं उस शौक को आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे फैमिली बिजनेस संभालना था। तो जॉब सेटिस्फैक्शन आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज इंडिया की आप कंडीशन देखेंगे तो स्पेशली जो टीचिंग क्वालिटी है वो उतनी फेवरेबल नहीं है। ज्यादातर टीचिंग का जॉब है, एक बार किसी ने पूछा था सेमिनार में कि आप क्या बनना चाहते हो, एक बच्चे ने 100 में से टीचर के लिए हाथ उठाया, बाकी कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अब अच्छे टीचर आएंगे नहीं, इस फील्ड में रिसर्च होगा नहीं, पीएचडी होंगी नहीं, तो फिर क्या अच्छी क्वालिटी के टीचर्स नहीं आ पाएंगे, और अच्छी क्वालिटी के टीचर्स नहीं आएंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा पैदा नहीं कर पाएंगे। और टीचिंग फील्ड में कौन आता है कि यार कुछ नहीं करने के बाद चलो टीचर ही बन जाते हैं और पढ़ाने लगते हैं। अब वो न तो वो चीज डिलीवर कर पाते हैं, और अब सबसे ज्यादा नौकरी के लिए हम क्या करते हैं, टीचिंग का जॉब लेते हैं। इतनी आरपीएससी की एग्जाम्स लगती हैं, लोग बैठ जाते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं, स्किल्स कुछ है नहीं, बस बन जाते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई, अपन को बैठे रहना है, कोई काम इतना ज्यादा करना नहीं है, तो उस हिसाब से नहीं वैसा टैलेंट फिर सामने आ पाता है। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी ने तो ये भी कह दिया था कि 2005 के बाद आईआईटीज ने और आईआईएम ने वो क्वालिटी स्टफ है वो पैदा करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप देखें इन आईआईएम और आईआईटीज में फैकल्टीज की संख्या बहुत कम है, क्योंकि कोई उस फील्ड में जाना नहीं चाहता। आईआईटी की एमबीए किया किसी अच्छी आईआईएम से और फॉरेन और यूएसए में जाके किसी अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने लगते हैं, तो आपको वो क्वालिटी के टीचर्स इनमें भी अभी भी फैकल्टीज की कमी है। तो ये मेरा पॉइंट इसलिए है कि जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, जैसे मैं मेरी पैशन बताऊं, मैं जब आईएएस की प्रिपरेशन करता था तो जैसे सपोज करो कि पीजेंट का क्या रोल था, इंडियन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ उस पीजेंट का क्या रोल था, मैं पढ़ता था उसको। पढ़ के मैं उस चीज को ये नहीं करता कि मुझे इसको आंसर को ऐसे फ्रेम करना है, मैं ऐसे सिविल सर्विसेज में लिखूंगा। मेरे दिमाग में चलता ये चीज मैंने पढ़ी है, अब मेरे सामने 100 लोग बैठे हैं और मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ, लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से इंप्रेस हो रहे हैं। तो ये जो एक सरस्वती का एक मैं कह सकता हूँ कि वरदान है कि बोलने की कला, 15 साल में मेरे स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हैं, उनको पता है कि मेरा कैसा रहा है पढ़ाने का तरीका। तो मेरे में ये था कि टीचिंग का एक इनबॉर्न है कि मैं बहुत अच्छा मैं ये काम कर सकता हूँ, और वो मैंने किया भी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं 2007 में राजस्थान वापस आया दिल्ली से, उस समय कोई इतना सारा सोशल मीडिया भी नहीं था, नेट का भी इतना कुछ नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द सीकर डिस्ट्रिक्ट जो अपने स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या है, और उनमें आपको क्या क्या एंट्रेंस पास करनी होती है, वहां पे जाने के बाद करियर क्या बना सकते हो। और आज भगवान की दया से मेरे बताए हुए इतने स्टूडेंट्स हैं जो जेएनयू में भी हैं और डीयू में भी, और उनमें तो एक आधे आईएएस भी बन चुके हैं। तो ये चीज मैं मानता हूं कि आपको बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड करना बहुत आवश्यक है, करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और स्पेशली टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेक्चरर्स और प्रोफेसर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। उनको ये चीज अंगुलियों पे होनी चाहिए कि ये चीजें हैं, हमें अपने बच्चों को ये गाइड करना है, क्योंकि वो अभी नहीं जानते, उनको हमें ये चीज बताना बड़ा आवश्यक है। और अगर हम उनको ये चीज बताते हैं तो शायद उनमें से कोई रणछोड़ दास चाकड़ बन जाए और कोई अपना फोटोग्राफी का टैलेंट है उसको आगे बढ़ाए, कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, ये सारी चीजें हो सकती है। अब इसमें अगर हम डे टू लाइफ के एग्जाम्पल से जॉब सेटिस्फेक्शन में अगर हम देखें तो अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर का अगर हम देखते हैं, अमिताभ बच्चन का शुरुआती करियर आप देखें तो 16 फिल्में लगातार फ्लॉप दी थी,
फुटपाथ पे सोया था, मुंबई में स्ट्रगल किया था, कहीं कुछ नहीं कर पा रहा था एकदम। पिताजी बहुत बड़े पोइट थे इंडिया के, कह भी रहे थे कि वापस आ जा, लेकिन अमिताभ वापस नहीं आया क्योंकि उसको पता था कि मुझे एक्टिंग के लिए ही भगवान ने बनाया। और प्रकाश मेहरा से जब उसकी मुलाकात हुई, जंजीर की पटकथा लिखी गई सलीम जावेद के द्वारा, और वो मूवी उस जमाने की कल्ट मूवी है आज भी, ये एंग्री यंग मैन का पदार्पण हो जाता है। राजेश खन्ना का रोमांटिक इमेज जब वो अलग हो जाता है, और एक अमिताभ पूरे बॉलीवुड पे छा जाते हैं, और आज भी महानायक उनको बोलते हैं। तो उनको उसी फील्ड के लिए भगवान ने बनाया था और अपने स्ट्रेंथ से उन्होंने काम किया। सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गए अगर आपको पता है, लेकिन रमेश तेंदुलकर उनके फादर वो ऑथर थे मराठी के, कभी उन्होंने अच्छी थी। विनोद कामली के फादर चौल में रहते थे, बिल्कुल गरीब परिवार से थे, लेकिन उनके फादर ने भी विनोद कामली को क्रिकेट कोचिंग रमाकांत आचरेकर जो उनके कोच थे उनके पास भेजा, और दोनों खेले, और दोनों ने अपने स्ट्रेंथ पे ऐसा काम किया कि सचिन तेंदुलकर के नाम क्रिकेट के दुनिया के सारे रिकॉर्ड आज उसके नाम। और वही महाराष्ट्र बोर्ड सचिन तेंदुलकर की जीवनी, उसकी कहानी 10th बोर्ड की क्लास में पढ़ाता है। तो करियर काउंसलिंग आपको हेल्प करती है कि आप अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचानें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल, मनोज वाजपेयी का भी मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ। मनोज वाजपेयी, अब ये चीज मैं साथ में भी बता दूं, जो भी कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि भाई एक्टिंग स्किल्स मेरी अच्छी हैं, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत सरकार का एक ब्रांड है जो दिल्ली के अंदर है, जिनमें ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस एग्जाम होती है और उनमें आपको एडमिशन मिल जाता है और एक्टर के तौर पर आप करियर उसमें बना सकते हो। मनोज वाजपेयी पूर्वी चंपारण से भाग के अपने घर आए थे, पिताजी ने मना किया था लेकिन वो आ गए और उन्होंने दिया इंटरव्यू, अपना एंट्रेंस भी दिया, लेकिन 4 बार रिजेक्ट हुए, एनएसडी ने उनको लिया ही नहीं। मनोज वाजपेयी ने फिर फिल्मों में काम करना स्टार्ट कर दिया, राम गोपाल वर्मा ने सत्या में उनका टैलेंट पहचाना और मनोज वाजपेयी एकदम पूरे बॉलीवुड पे छा जाते हैं। फिर वो एक बार एनएसडी में गए, तो एनएसडी के डायरेक्टर ने उसमें उनको कहा कि मनोज एज ए स्टूडेंट तो हम आपको नहीं लेंगे, लेकिन एज ए कोच आप एनएसडी ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द charismatic statement given by that director. Means if you are working on your skills, you are working on your talent, that is inborn talent, and that talent we can bring out. It is the utmost duty of the teachers. तो आपके स्टूडेंट्स भी वैसा ही एक्सेल करेंगे। लेकिन मैं बताऊंगा जॉब आगे क्या क्या आप हर फील्ड में ले सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, वो आगे का पार्ट आएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और बहुत काम की चीजें आपको पता चलेंगी, और जो भी जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहिए। अब चौथा पॉइंट, करियर ऑफ टुमारो। करियर काउंसलिंग आपको क्या करती है, हेल्प करती है। आपने ये देखा होगा कि पुराने पहले महाजन हुआ करते थे, उनका बही खातों का काम होता था कि वो बही में ही लिखते थे, बही में हिसाब किताब लिखते थे, और बैंक में भी वही हाथ से काम होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर साइंस ऐसा आया कि वो सारी चीजें साइडलाइन हो गई। बंद कर दो। इसलिए जो टेक्नोलॉजी स्पेस के साथ ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, वो जिस स्पेस आज जो जॉब रेलेवेंट है वो 10 साल के बाद वो जॉब रेलेवेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि रैपिड मार्केट चेंजेस आ रहे हैं, डायनामिक हो चुका है एनवायरमेंट। तो ये आपको इक्विप करती है करियर काउंसलिंग की। बंबई के अंदर हमारे सेक्रेटरी साहब इस चीज को एंडोर्स करेंगे कि जो रियल मुंबई है, अगर वो देखें आप, जो पोर्ट मुंबई है स्पेशली सीएसटी और उसके आसपास का एरिया, वहां पर इतनी कपड़ा मिल हुआ करती थी, क्योंकि डेक्कन प्लेटू में मुंबई और गुजरात हुआ करता था, तो अहमदाबाद और बॉम्बे कॉटन के सबसे बड़े साधन हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो ज्वालामुखी से बना हुआ एक प्लेटू था जिसकी वजह से मिट्टी काली है, तो वहां पर कपास की खेती बहुत होती थी, तो बॉम्बे और अहमदाबाद बहुत बड़े केंद्र हुआ करते। और आज भी आप बॉम्बे विजिट करेंगे तो उस इलाके में उन मिल्स को अबंडेंट छोड़ दिया गया है, वो मिल पड़ी हुई है, उनमें हैंडलूम वर्कर्स काम करते थे। आज वो सारा का सारा खत्म हो गया है। टेलीग्राम सेंटर भेजने वाले, डाकिया घर घर जाके देता था, वो चीजें भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं।
ट्रांसलेटर जॉब से कर सकते हो, अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आपको ये चीज है वो एजुकेशन सिस्टम में लानी होगी और बच्चों को भविष्य के हिसाब से करियर ओरिएंटेड करना होगा। उनको हमें करियर की सारी चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। अब कोविड को देख लीजिए, किसने सोचा था कि ऐसी पैंडेमिक आएगी और इस तरह का माहौल हो जाएगा जिंदगी में कि आज जो एजुकेशन सेक्टर है वो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड क्षेत्रों में से एक। ऑफलाइन टीचिंग होती थी, आज वो ऑनलाइन मोड पे आ गई है। और ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से, वो ही टीचर सक्सेसफुल होंगे टीचिंग फील्ड में जो इस ऑनलाइन एजुकेशन मोड के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, जिनको टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज होगा, वो ही आगे, क्योंकि ये आने वाले समय में ये होगा और सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं। तो ये अपन इनसे अलग नहीं रह सकते। तो ये करियर काउंसलिंग ही क्या करती है और बच्चों को हमें वो चीज देनी चाहिए ताकि वो उस हिसाब से आगे तैयार हो सके। अब लास्ट पॉइंट है करियर काउंसलिंग हमें क्यों जरूरत होनी चाहिए। एक तो एंट्रेंस एग्जाम और एलिजिबिलिटी है, उसको आपके लिए ये पहले से ही तैयार रखती है, बताती किसी भी बच्चे को किसी भी फील्ड में जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, एज का क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज ये कोर्स अवेलेबल करवा रही हैं, कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटीज ये कोर्स अवेलेबल करवा रही हैं, ये सारी जानकारी आपको एक करियर काउंसलर है वो दे देता है। और आपकी मुट्ठी में है करियर काउंसलिंग। आप नेट पे गूगल करेंगे, यूट्यूब पे गूगल करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एवरीथिंग यू विल हैव। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन आजकल एक्सपर्ट करियर काउंसलर्स हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और वो आपको अच्छा नॉलेज देंगे। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए कि ये करियर काउंसलिंग हमें इस चीज में हेल्प करती है। अब आज का जो टॉपिक है कि करियर काउंसलिंग स्ट्रीम का सिलेक्शन 10th क्लास में हमें कैसे करना है। अब ये क्रॉस रोड वाली सिचुएशन कैसे पैदा होती है, देखिए इंग्लिश के एक बहुत बड़े पोइट हुए हैं, अमेरिकन पोइट्स हैं, अमेरिकन लिटरेचर में मैंने उनको पढ़ा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी एक कविता है जिसका नाम है द रोड नॉट वॉज टेकन। उसमें वो ये बताते हैं कि मेरे सामने जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे, एक तो बीटन पाथ होता है जिस पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें रास्ते में क्या लाइन हो जाती है, और दूसरी एक तरफ ऐसा है कि कोई गया ही नहीं, एक आधा गया हुआ है तो उसमें 2-4 लोगों के पैरों के निशान। उन दो पे मैं खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, बीटन पाथ को लेते हैं और उस बीटन पाथ की जो सिचुएशन है उसमें हम लोग जा रहे हैं वहीं आगे चले जाते हैं। उस रास्ते पे जाने में जोखिम है, उसमें साहस की जरूरत है, उसमें वो नहीं गया। तो उन्होंने, उसका मैं आगे रेलेवेंस बताऊंगा, लेकिन ये चीज मैं बता रहा हूँ कि बच्चों के सामने मैंने 2 रोड बताई है, 4 रोड हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आ जाता है कि हमें स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करें, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में से हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी हमारे करियर को शेप देगी और कैसे हम इनमें अपना करियर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको जिंदगी में करना क्या है और अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें ताकि उनका एक अच्छा सुंदर करियर आगे बने। इसके लिए अब हम ये देखते हैं कि आगे हम जो स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं क्लास 10th के बाद, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो एक एक चीज का मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हम साइंस के बारे में चर्चा करेंगे कि किस बच्चे को साइंस लेनी चाहिए, क्योंकि साइंस एक स्टैंडर्ड स्ट्रीम है जिसको सब लोग प्रीफर करते हैं। दूसरा कॉमर्स बच्चे लेते हैं और तीसरा एक नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट आर्ट्स आ जाता है जिसको लोग प्रीफर करते हैं। तो इनमें से हम सबसे पहले साइंस के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें साइंस क्यों लेनी चाहिए और साइंस के अंदर क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्ट्रीम का चुनाव करते हुए हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये पता है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मान, तब अपने आप जीवन आगे अच्छे से चलेगा। तो स्ट्रीम का जो सिलेक्शन है, एक यक्ष प्रश्न बच्चों के सामने आता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। उनमें हम देखते हैं सबसे पहला है फॉलोइंग द क्राउड ट्रेंड्स। 10th के बाद बच्चे सबसे ज्यादा इसी चीज के जाल में फंसते हैं। आपको पता है 10th तक सब स्टैंडर्डाइज सब्जेक्ट होते हैं,
सारे के सारे सब्जेक्ट स्टैंडर्डाइज हैं, जिसमें साइंस में बायोलॉजी भी आती है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, उनको एक जगह पढ़ना है। सोशल साइंस है, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स के भी 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो वो सारे स्टैंडर्डाइज सब्जेक्ट्स होते हैं। अब उनमें क्या है, सारे बच्चे जिनका टैलेंट चाहे कम है, ज्यादा है, बीच का है, सब एक साथ बैठते हैं और उनके ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास के साथ बैठते हुए आ रहे हैं, तो उनकी दोस्ती आपस में बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स इस चीज में ये काम करते हैं बच्चे कि अपने उस ग्रुप को फॉलो कर लेते हैं। कई बच्चे मेरे प्रिंसिपल के करियर में भी और एज ए टीचर के करियर में मैंने देखा कि बच्चों का लेवल साइंस वाला है ही नहीं, और प्रिंसिपल की और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी शामत आ गई लास्ट तक। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में क्या है, डायरेक्टर चेयरमैन होते हैं, वो तो फोर्स करेंगे रिजल्ट चाहिए हमें, तो 100% रिजल्ट, और लास्ट में नीचा भी देखना पड़ता है कि 95 हैं, वो फिजिक्स में कितने बच्चों के आए, मैथ्स में कितनों के आए और फेल कितने हुए, सप्लीमेंट्री कितनों के आई। तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ा एक शर्मनाक पल भी होता है कि ये इस तरह से होगा। अब वो उन बच्चों को दोषी ठहराते हैं कि तुम्हें मैंने बोला था कि तूने साइंस नहीं लेनी है, तू क्यों ले रहा है, अपने उसमें चीज में अच्छा था, निकल गया 95 लेके और तू सप्लीमेंट्री लेके आ गया। तो ये बच्चे सबसे ज्यादा बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को और क्राउड को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कहा था कि मैंने लेस बिटन पाथ लिया था, क्योंकि उसको लेने से मैंने क्या किया, अमेरिका में अपना करियर पॉइंट का छोड़ा और मेरे सामने इंग्लैंड का ऑप्शन था, तो मैं इंग्लैंड गया और अमेरिका में नहीं रहा, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और उसी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फिर अमेरिका ने वापस इन्वाइट किया कि प्लीज कम बैक, आप हमारे राष्ट्र की एसेट है, क्योंकि आपका नाम इंग्लिश लिटरेचर में बड़े अदब से लिया जाता है। लेकिन वो मन नहीं आए फिर, लेकिन उनको एज ए अमेरिकन पॉइंट आज भी हम कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है पेरेंटल और सोशल प्रेशर। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे समाज की, पूरी दुनिया की, और इसने ये कह सकते हैं हमारे मनुष्य के जीवन को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, जो आज मनुष्य आप जिस तरह का देखते हो, जिसका विकृत मानसिकता है, जिसमें रोज आए दिन मार काट मची हो, लोग बेईमानी कर रहे हो, लोग एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हो, युद्ध हो, रक्तपात हो, ये सब यहीं से आता है। अब इसमें मैंने बोला है कि स्क्रीन शेयर की जाए, ये इसमें थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूंगा कि जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है और जो सोशल प्रेशर होता है, वो बच्चे की जान ले लेता है। अब स्क्रीन अपन शेयर करें, थोड़ा सा आगे निकाल इसको करें, ऊपर लें अभी पहले वाला। ऐसा किया है, और बच्चों को साथ में पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ ये चीज हमने की है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पेरेंटिंग की कुछ स्टाइल्स बताई हैं कि दुनिया में इस तरह से बच्चों को रेज किया जाता है, बच्चों को इस तरीके से पाला जाता है। उसमें पहली पेरेंटिंग स्टाइल है ऑथोरिटेटिव पेरेंट। ये पेरेंट किस तरह के होते हैं, देखिए, एक तो नर्चरिंग होंगे, ये नर्चरिंग का मतलब होता है अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखना, उनपे है। दूसरा, ये पेरेंट्स होते हैं कि थोड़े से ये डिसिप्लिन को ज्यादा तवज्जो देते हैं और ये बाउंड्रीज सेट करते हैं बच्चों के लिए कि मोबाइल की जैसे टाइम लिमिट है कि 1 घंटा तुम्हें मोबाइल लेना है, तो हाथ में मोबाइल 1 घंटा ही लोगे, उससे ज्यादा नहीं। इतने बजे सोना है तो इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है, इतने बजे होमवर्क करना है तो इतने बजे करना है, इतने बजे स्विमिंग क्लास जानी है तो आपको स्विमिंग क्लास के लिए जाना है।
ऐसे आपको बोलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है। तो ये बाउंड्री सेट करते हैं अपने बच्चों के साथ। तीसरा इन लोगों का नेचर होता है कि ये बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन गाइडेंस से करते हैं। ये पनिशमेंट ज्यादा नहीं देते कि पीटने लग जाते हैं, ये उनको गाइडेंस देंगे कि ये काम ऐसे ऐसे करोगे तो ये होगा। तो उस तरीके से वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं। साथ में इनकी चौथी जो एक क्वालिटी है वो है कि इनका कम्युनिकेशन ओपन होता है। दे आर ऑलवेज ओपन हार्टेड। अपने बच्चों के सजेशन, अपने बच्चों की कंप्लेंट, अपने बच्चों की प्रॉब्लम, बच्चा जब बड़ा होता है ऐसे पेरेंट्स के अंडर में, तो वो बच्चा उन बाउंड्रीज को हमेशा ध्यान में रखता है और वो कभी भी साहसी नहीं बन पाता है। उसमें करेजियस जो क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, वो नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उसको पता है, जैसे कहते हैं जैसे छोटे बच्चे, नहीं मेरी मम्मी ने मना किया, मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं मेरी मम्मी ने ये कहा कि आप बाहर मत जाना, नहीं मेरी मम्मी ने ये कहा था कि ये काम ऐसे ही करना है, मैं तो वैसे ही करूंगा। तो मीन्स उनको आगे अपनी लाइफ में भी बाउंड्रीज इतनी, कहीं काम भी करेंगे तो बॉस से ये उम्मीद करेंगे कि वो उनको कुछ सेट करके दे दे, वो इसी में काम करेंगे, इसके बाहर जाके कुछ भी नहीं करेंगे। कोई इनिशिएटिव लेने की क्षमता उन लोगों में डेवलप नहीं हो पाती। वो हमेशा, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, आपने फिल्म देखी है हम साथ साथ, जिसमें सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल वैसा ही है, और सलमान खान की तरफ देखता है, शादी होती है, हर चीज में अपनी माँ की तरफ देखता है। दीज पेरेंट्स सेट्स बाउंड्रीज, एंड ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो जहां भी काम करते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वो समाज से, उस बॉस से उम्मीद करते हैं कि उनके लिए बाउंड्री सेट की जाए, हमें जो टारगेट दिया है हम उसी में रहेंगे, तो उससे बाहर नहीं जाएंगे, इनिशिएटिव हम नहीं लेंगे। तो ये पहले की पेरेंटिंग स्टाइल है। और दूसरी आती है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, अमरीशपुरी स्टाइल। ये अमरीशपुरी वाली चीज है। जितने भी जो पेरेंट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो तो हिटलर है, तानाशाही प्रवृत्ति वाले पेरेंट्स, अब इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं ऐसे पेरेंट्स की, अपने बच्चों को कैसे रेज करते हैं। इनका बिहेवियर बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। नो इफ नो बट, जो कह दिया मतलब कह दिया। एक वो फिल्म थी ऋषि, जिसमें अमिताभ बच्चन ने मिस्टर रायचंद का एक किरदार निभाया था, जिसमें वो अपनी वाइफ को भी कहता, कह दिया मतलब कह दिया, इस आगे कोई बहस नहीं। मतलब स्ट्रिक्ट, जो कह दिया वो उनकी बात मानी ही जाएगी, चाहे उसमें बच्चे के इमोशंस कितने ही खराब हो जाएं, वाइफ के इमोशंस कितने ही खराब हो जाएं, लोगों की सुननी नहीं है, जो मैंने कह दिया वो चाहिए एज इट इज। तो ऐसे पेरेंट स्ट्रिक्ट होते हैं। दूसरी इस तरह के पेरेंट की क्वालिटी होती है इनफ्लेक्सिबल। दे नेवर बी फ्लेक्सिबल। इतना सा तो कर लो, नो नो मैंने कह दिया मतलब कह दिया, तुम्हें ऐसे ही बैठना है, यही काम करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट बिल्कुल नहीं आता। और तीसरी इनकी जो क्वालिटी है ऐसे पेरेंट्स की, पनिशेस रादर देन डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन सिखाते नहीं है गाइडेंस के थ्रू, ये पनिश कि ये चीज मुझे सौंप के गए थे, इसमें ऐसा मैंने कर दिया है, अब आते ही मुझे दंड मिलेगा, या तो शारीरिक पीड़ा मिलेगी या मानसिक प्रताड़ना मुझे मिलने वाली। तो बात बात पर चिल्लाने वाले, दे आर येलिंग ऑन द किड्स, तूने ऐसे कैसे किया, तूने वैसे कैसे किया, मैंने तेरे को बोला था तो ऐसा कैसे। अब वो इस तरह के माहौल में जो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को रेज करते हैं, वो बच्चे कैसे होते हैं, वो बच्चे टिमिड बन जाते हैं। टिमिड का मतलब कारणों में आ जाता है, उनके व्यक्तित्व पर हावी हो जाती है, वो कभी भी कोई भी चीज अपने से कर नहीं पाएंगे, उनको डर लगेगा। कई ऐसे जो साथ में काम करें उन लोगों को पता होगा, कई ऐसे लोगों के साथ भी काम किए होंगे जिनकी नेचर बिल्कुल सारे लोग सेट हो जाते हैं, जरा सी गलती हुई तो बॉस डांटेगा, चिल्लाएगा, तो वैसे ही वो होते हैं। तो ये लोग टिमिड हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि इनके इमोशंस को इतना दबाया जाता है, इनके इमोशंस के साथ
इतना खिलवाड़ किया जाता है कि वो आग यहाँ पर लगी रहती है और वो कभी ना कभी फिर बस्ट होती है। तो ऐसे लोगों के, ऐसे बच्चों के चांसेस होते हैं वो क्रिमिनल्स बन जाएं, या फिर सोसाइटी में अनरेस्ट जो आज आपने अपने बच्चों को दिया है वो आपको कल वापस मिलना, तो वो घर में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में सब जगह प्रॉब्लम क्रिएटर होंगे, या फिर वो एकदम ही उनका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट जाएंगे, बोलेंगे नहीं, डरेंगे, कोई आगे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियां शुरू से उड़ाते आ रहे होते हैं। ऐसे पेरेंट्स किस तरह के होते हैं, हर चीज में परमिशन रेडी है, आपने बोला यस ओके बेटा गो एहेड, तो उसमें क्या होता है, नर्चरिंग अफेक्शनेट, ये स्नेह है अपने बच्चों के साथ रखते हैं, लेकिन उनकी केयर भी। जूस का एक बोतल आना चाहिए, 4 बोतल आएंगी, बाजार में जाना है, बाजार से ये चीज लानी है, 4 चीजें लाके देंगे, हर चीज में उनका ख्याल रखते हैं। अब दूसरी इनकी क्वालिटी है फ्यू और इनकंसिस्टेंट बाउंड्रीज, set boundaries, और if they set boundaries they will set few। थोड़ा बहुत बेटा करे नहीं मत करना, अब वो बच्चे को खुली छूट कि करना है नहीं करना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे टेक द रोल ऑफ फ्रेंड रादर देन पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट होते हैं वो माता पिता की तरह बिहेव न करके एक दोस्त की तरह बिहेव करते हैं। और ये साइकोलॉजी कैसी भी है कि बच्चा जब टीन एज में आ जाता है तो वहां पर पेरेंट का रोल अपने माँ बाप से तब ही चीजें शेयर नहीं करता जब वो फ्रेंड वाला उनको फीलिंग नहीं आता है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों तरह के हैं, उनमें तो पनिशमेंट और कुछ भी मानसिक प्रताड़ना मिलेगी तो बच्चे चाहे कैसे भी काम कर लें बताएंगे नहीं। और इसमें क्या होता है कि बच्चे हर प्रॉब्लम अपने माँ बाप से शेयर कर लेते हैं, तो माँ बाप को पता रहता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड का। अब इनमें क्या होता है कि बच्चों में नहीं करना, ये आपने, मैंने तो बता दिया कि ये परिणाम होते हैं, इनमें ऐसे होता है, डिसीजन तेरे को लेना है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन साथ में ये भी इसमें खतरा रहता है कि बच्चे को कह दिया स्विमिंग पूल है बेटा इसमें डूब भी सकता है और तेरे को तैरना आता हो तैर ले, अब उसमें वो जाके कूद गया और कूदने के बाद तैरना आया नहीं तो बड़े डिजास्टर्स परिणाम भी हो सकते हैं, तो उनको पूरा भी ही छोड़ना। तो इस तरह से कई बार ये होता है कि बच्चे कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जो सोसाइटी के हिसाब से भी अच्छी नहीं, पेरेंट्स के नीचे देखना पड़ता है, तो ये परमिसिव पेरेंट्स। और लास्ट वाली है कैटेगरी आज की जो मोबाइल वाली कैटेगरी है, अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। इनको मतलब ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द किड्स। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, मेरी तरफ से फ्री है। तो इसमें क्या है, दे आर इमोशनली डिटेच्ड। अब इमोशनली डिटेच्ड क्यों होते हैं ऐसे माता पिता, या तो उन पे काम का प्रेशर इतना है कि 24/7 आवर्स वो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, दे डोंट हैव मच टाइम टू। ये होता है कि पापा रात को आते हैं, सुबह उठते ही चले जाते हैं, बच्चा उठता है तो उनको पता ही नहीं चलता कि पापा आए भी थे, तो कई दिनों बाद ही देखते हैं। वो इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि उनको मतलब नहीं है कि इमोशंस बच्चों के साथ शेयर करना, ये सब कि मैं हूँ बस, दैट्स इट, मुझे दूसरों से मतलब नहीं। तो वो इमोशनली डिटेच होंगे। दूसरे, सेल्फ ऑब्जर्व, अपने आप को ऑब्जर्व करना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा बोल रहा हूँ, मेरी सोसाइटी में रेपुटेशन कैसी है, मैं उस पार्टी में जाऊंगा तो 4 लोग मेरी तरफ देख के हाथ मिलाने आएंगे कि नहीं आएंगे। सेल्फ एब्जॉर्प्शन मीन्स कि अपने आप में खोना, ये उनकी क्वालिटी है। इनकंसिस्टेंट और नो बाउंड्रीज, ये पेरेंट ऐसे होते हैं कि बाउंड्री नाम की कोई चीज या तो सेट करते ही नहीं है, करते हैं भी तो ध्यान नहीं देते कि तू क्या कर रहा नहीं क्या कर रहा। तो आजकल के मूवीज में, वेब सीरीज में ऐसे देखी है, मतलब ऐसे पेरेंट्स एहसास को मैं तो ये था कि शादी है वो 21 साल का 22 साल का बच्चा पैदा करना, शादी नहीं, एक बच्चे को पैदा करना 21 से लेके 23 साल का प्रोजेक्ट है। आपने बच्चे को जन्म दे लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप माता पिता बन गए, वो 23-24 साल का प्रोजेक्ट है।
उसकी शादी तक आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर वो आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप बच्चा पैदा करो, इधर प्रोड्यूस किड्स। तो ये लोग ऐसे होते हैं। तो माता पिता करना दूसरी बात है और बच्चे पैदा करना दूसरी बात। लिटिल इंटरेक्शन, इनका अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल ही नहीं होता है। बच्चों को पता भी नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। आया है वो बच्चों को देखती है, संभालती है। वो अपनी क्लास पार्टीज में या कहीं जाना है, ट्रिप जाना है, कहीं बाहर घूमने जाना है, बच्चों को देखने के लिए आया, के पास छोड़ दिया या बच्चे को ननिहाल में छोड़ दिया। माँ बाप कहीं और है, बाप कहीं कमा रहा है, माँ कहीं कमा, कनेक्ट हो पाते हैं ना। तो ये तो चारों पेरेंटिंग स्टाइल मैंने बताई है। अब उसमें से आपको कौन सी चूज करनी है कि आप कैसे हैं, किस तरह के हैं, ये अपना आप खुद ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरे बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो भी चीज व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी निकालिए स्लाइड। अब इसमें क्या होता है ये मैंने बताया। अब इसमें बच्चे को कैसे वो सब्जेक्ट दिलाते हैं, इस तरह के पेरेंट निकालना नहीं, इस बारे से नहीं बोल रहा। तो ये पेरेंट्स क्या करते हैं रमाकांत जी सर, ये पेरेंट्स एक छोटा सा मैसेज है मेरी ओर हाँ से। जी। आज का जो भी प्रोग्राम संचालित हो रहा है और जितने भी सहभागी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि YouTube पे हम ये आफ्टर प्रोग्राम हम पूरा अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं कभी भी, और आपके जितने भी पेरेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप उन सबको भेजिए ताकि कैरियर काउंसलिंग का जो महत्वपूर्ण सेशन श्री रमाकांत जी के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। यूट्यूब का लिंक वैसे हम सभी मोबाइल नंबर पर भेज देंगे। बाकी जो कॉलेज की वेबसाइट है www.mgcsrdr.com उस पर भी अवेलेबल होगा, और जीडी मित्तल स्कूल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी यूट्यूब का लिंक होगा। आप सिंपल सा यूट्यूब पर मित्तल कॉलेज लिखकर भी हमारे इस चैनल को चला सकते हैं। उसके ऊपर और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, और कैरियर काउंसलिंग का आज का महत्वपूर्ण सेशन आफ्टर प्रोग्राम आप सब लोगों को उस पर रिकॉर्डेड मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये भेजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू मदन जी। जी अब सब्जेक्ट चूज करने में देखो पेरेंट्स का क्या कैसे मतलब वो अपने बच्चे को फोर्स करते हैं। कंपैरिजन का गेम खेला जाता है कि देख जो टैगलाइन होती है, शर्मा जी के लड़के ने मैथ ली है तू कुछ नहीं कर रहा है, उसने बायोलॉजी ली है, देख वो तो इतना बड़ा करियर बना चुका है, वो आज इंजीनियर है, आज उसने ये किया है, आज उसने ये किया है। और कंपैरिजन का गेम जो पेरेंट्स खेलते हैं वही हम टीचर्स खेलते हैं। ये जितना बड़ा एक मानवता के ऊपर जो एक सबसे बड़ा मनुष्य जाति ने किया है वो है कंपैरिजन। पेरेंट्स ने बच्चा कंपैरिजन बच्चे कपड़े देखो कैसे, देखो बैठना नहीं जानता, वो देख कैसे करता है, वो कैसे करता है। और आप बच्चे को क्या कर रहे हो, एम्बिशियस कॉम्पिटिटिव बना रहे हो, उनको दिखा के कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। पूरी कायनात है घास का, एक बड़ा देवदार का पेड़, बड़ा देवदार का पेड़ है, उनमें प्रकृति ने कभी कोई कंपैरिजन नहीं किया। गुलाब का फूल गुलाब का फूल है, कमल का फूल कमल का फूल है, और प्रकृति गुलाब के फूल पर भी उतनी ही खुश है जितनी की पर हम हटा दें तो कंपैरिजन पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगा। आज अमेरिका में I had a session with our respected faculty last day. Lieutenant General Pannu, he was the chief speaker that time, and when I heard about his, eloquent style about and all, तो उनमें वही बता रहे थे हम वेपन इतना हमारी इंडस्ट्री है वो बढ़िया रहती है, वेपन अच्छे बना रही है, अमेरिका देखो बना रहा है, कुछ चीजें उनका भी कंपैरिजन करते हैं, अकेले खत्म कर दे। एक दूसरे को डराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हथियारों का कंपैरिजन बड़े बड़े देश में। तो अब जब बच्चों को हम कंपैरिजन के माहौल में पालते हैं कि उसने साइंस लिए तेरे को भी लेना है, तेरे को साइंटिस्ट बनना है,
उसको भी उस परमाणु बनाया, तेरे को हाइड्रोजन बम बनाना है, तो इन्हीं से कंपेयर करेगा, वो उससे करेगा कि हम तेरे से पीछे नहीं होंगे। तो ये कंपैरिजन का गेम सब्जेक्ट चूज करते हैं तब भी होता है कि तेरे को देखो इसके करियर बनाना है, चाहे वो बच्चा फिर उसके बाद दुखी होता रहे, साइंस में उसका मन नहीं लगे, कोटा पटक पे जरूर देखेगा। कोटा फैक्ट्री के नाम से बहुत बढ़िया वेब सीरीज डाली है, इसमें कोटा की हकीकत आपको बताई गई है कि कैसे कैसे काम होता है। उस बच्चे को ले जाके बेचारे को वहां 12 साल 12वीं क्लास करते ही उसको पता नहीं 10th करते ही डाल दिया जाता है, जिसका मेंटल डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाता है, उसको वहां उस भीड़ में छोड़ दिया जाता है। अब वहां कभी टेस्ट होते हैं, कभी कुछ होते हैं, क्लास में टीचर कहता है यू स्कोर बिलो 10 और ही स्कोर 90, और उसका धीरे धीरे कम होता रहता है कॉन्फिडेंस, वो अलग रास्ते पे चला जाता है, और फिर पता चलता है कि कोटा में इतने सुसाइड हो रहे हैं। दिस इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू दिस ब्लडी कंपैरिजन। Teachers and parents are responsible for that, and मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। चीजें क्या है अभी मेरे साथ में काम हूँ, ये बच्चे हूँ, वो कैसे नहीं करना चाहिए। दूसरे पेरेंट के साथ भी कंपैरिजन होता है कि सोशल स्टेटस देखो, इंटर लाखों की सैलरी ले रहा है और तू यही है, क्या वजह है, इसको तो इससे ही अच्छा नहीं है। इसके फादर पंडित थे, मैंने उनको लेकिन लेकिन विद्यालय में दूसरों को देख देख के हमें ये चीज करनी है, उसने लिया तो मुझे भी ये लेना है, और यही सबसे बड़ा एक फ्लॉड करियर हमारा बनता है उस चीज पर, क्योंकि जिस चीज के लिए हम नहीं बने हैं वो चीज हम कर रहे हैं, और उसमें जाके अपन को फिर दिक्कतें ही आनी है। जो सफल हो गए वो तो चिढ़ाएंगे, देख तूने कर लिया क्या, नहीं कर पाया, हमारे में कर लिए, तो बेचारा वैसे अपने कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़वाता फिरेगा। तो बच्चे को आपको समझना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो नेवर प्रेशराइज एनी स्टूडेंट और योर किड कि आपको ये ही करना है, वैसे ही करना है, क्योंकि उसकी अब अगर ये आप देखें महाभारत का अगर अपन एग्जाम्पल लें, इसमें द्रोणाचार्य के सामने थे 5 पांडव, सर्वस्व धनुर्धर की तरह बना सकते, तो किस किस में अच्छे हैं? तो युधिष्ठिर को उन्होंने स्पीयर में भाले के अंदर बहुत बड़ा योद्धा बनाया। दुर्योधन युधिष्ठिर जैसा कोई भाला फेंकने वाला, भाले का योद्धा पूरे महाभारत में देखने को नहीं मिलेगा। अर्जुन में जो क्वालिटी थी धनुर्धर की, उसके जैसा धनुर्धर पूरे पृथ्वी पर में मौजूद था, उसके अंदर वो क्वालिटी उन्होंने पहचानी और उनको बहुत बढ़िया धनुर्धर बनाया। भीम में जो उनका बलिष्ठ शरीर था, उसको देख के उसका गदा का बहुत बढ़िया काम था, तो मास योद्धा उसको बनाया, एक गदा का उसको योद्धा बनाया। दुर्योधन सेम क्वालिटी थी, उसको बनाया, लेकिन उसको से ले बैठा, दोनों। अब तीसरा सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए क्या नहीं करना चाहिए, लेक ऑफ नॉलेज। आप ये सोचें आज के समय कि यार मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूं और मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो ले लेता हूं ऐसे ही। नो माय फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हो, ग्लोबलाइजेशन रहे हो, और आजकल सकते हो, और अब आप ये सोचें कि इसमें नहीं होगा। हर फील्ड में जॉब है। 91 से पहले जॉब कम थे, लेकिन आज हर फील्ड में इतने जॉब हैं। आपको तो बस इस फील्ड में जाना है, उसके बाद आपके सामने रात खुलती चली जाए। इतने सारे जॉब्स अवेलेबल है, इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इतने करियर ऑप्शंस है। तो पहले जिस फील्ड में जाना उसके बारे में टटोल लें अच्छे से, कि चीज लेनी है या नहीं लेनी है, उसके करियर ऑप्शन ऊपर तक के देख लें, कोर्सेज देख लें, किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, क्या एंट्रेंस होगी, क्या फीस होगी, इसमें आगे जाकर मैं क्या बन सकता हूँ। अब इसमें एग्जाम्पल मैं दूं, एक बड़ा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। विद्या भारती स्कूल में मैं पढ़ाता था सीकर में,
उसमें एक लड़का था गगन, जोधपुर से आया था, उसको हॉस्टल में डाला गया और बायोलॉजी उसने ली थी उस समय। बड़ा सीधा सा बच्चा था, हॉस्टल में रहता था, लेकिन हॉस्टल लाइफ आपको पता है उनके अलग अपने रूल्स रेगुलेशन, उनकी बाउंड्रीज अलग होती हैं, उनका संविधान अलग होता है हॉस्टल के अंदर बच्चों का। तो बच्चों के साथ उसका हुआ और वो डिरेल हो गया थोड़ा सा। उसमें टीनेज आपको भी पता है क्या क्या कमियां होती हैं, तो उन चीजों में हो गया। तो मैं और एक मेरे फ्रेंड थे लोकेश, यार मैं अगन तो बिगड़ गया, रास्ते से उतर रहा। फिर जब आइडिया हुआ, हम भी आगे बढ़ गया। पता नहीं मुझे लगा कि कार खरीदनी है, कौन सी कार लें। तो पहले के जमाने में तो था कि पेन खरीदना है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या साइकिल लेनी है, कौन सी लें, दिक्कत हो रही है, हीरो होंडा की उठा लो बेस्ट है। कार कौन सी लेनी है, ज्यादातर ये सोचते मारुति ले लें। लेकिन अब मेरे सामने ये प्रॉब्लम थी कि क्या खरीदूं, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि बलेनो और i20 क्वालिटी ये सब देखने। तो बहुत वीडियो उसमें थे, मैंने एक का वीडियो स्टार्ट किया देखना। उस लड़के इन विद्या भारती स्कूल सीकर आज वो मेंटेन कर रहा है। तो अपनी स्ट्रेंथ को उसने पहचान के एक यूट्यूब के अंदर अपना करियर अच्छे से बनाया। अब देखते हैं आगे। चौथा पॉइंट है 10th के बाद करियर ऑप्शन क्या क्या आ जाते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ईच स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की, जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है, स्टूडेंट की पहली पसंद है और स्टूडेंट ज्यादातर साइंस को लेना पसंद भी करते हैं। अब मैं ये आपको बता दूं कि साइंस किसको लेनी चाहिए और साइंस क्यों लेनी चाहिए। एक तो ये कि साइंस सबसे पसंदीदा और पॉपुलर करियर ऑप्शन है, जो गारंटी देता है पेरेंट्स का और स्टूडेंट का, जो आपको गारंटी देता है कि आप आने वाले समय में बढ़िया एक वेल पैड जॉब आपको मिलेगा। ये कई करियर ऑप्शंस आपके सामने ल्यूक्रेटिव जॉब ऑप्शंस खोलता है। स्क्रीन ओपन है, अगर आप देख सकते हो। इंजीनियरिंग फील्ड है, मेडिकल है, रिसर्च है, आईटी सेक्टर है, साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट है। ये इतने सारे सेक्टर्स हैं जो अवेलेबल है, जिनमें साइंस में करियर बच्चा बना सकता है। साइंस लेने से दूसरा फायदा क्या होता है, तीसरा फायदा क्या होता है कि यू कैन स्विच साइंस टू अदर स्ट्रीम। जिस बच्चे ने 10th के साथ साइंस ले ली 10th के बाद में, वो क्या कर सकता है, साइंस 12th तक करके और फिर आगे कॉमर्स में भी पढ़ सकता है, आपका आर्ट्स में भी पढ़ सकता है और दोनों फील्ड में वो करियर बना सकता है। लेकिन जो दो सब्जेक्ट उन्होंने लिए, आर्ट्स लिए जिसने, वो साइंस में नहीं जा सकता, लेकिन साइंस वाला दोनों स्ट्रीम में आगे स्विच कर सकता है अलग अलग तरीके। तो ये फायदा होता है साइंस। अगर आपने साइंस और आगे आप चाहे आ गया, तो उसमें क्या होगा कि आप सामने अगर कोई प्रॉब्लम्स आई तो आप क्या करोगे, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो उनमें अच्छे से करके। तो ये एक इसमें पॉइंट है। इसके बाद कि आप आराम से हाईली जो वेल पेड जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है, उनको पूरा कर सकते हैं और अपना बेस्ट उनमें दे सकते हैं, क्योंकि साइंस वालों का थोड़ा माइंड से चलता है सोचने में और एनालिसिस करने में। बेसिक सब्जेक्ट है जिसको हमें लेना चाहिए। अब साइंस किसको लेनी चाहिए, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी अपनी तरफ आकर्षित करती है, जो ये सोचता है कि मुझे टेक्नोलॉजी में अच्छा इंटरेस्ट है, वो ले। इसके अलावा अगर आपको नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है,
कि आप बढ़िया से मैथमेटिक्स की टर्म्स सोल्व कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये आपको अच्छा लगता है तो आप साइंस ले सकते हैं, और पीसीएम का ऑप्शन आप ले सकते हो उसमें मैथ्स वाला। अगर आपको पीसीएम में नहीं जाना है, आपको मैथ्स नहीं लेनी है, मेडिकल फील्ड में जाना है, करियर ऑप्शन की स्लाइड चाहिए। तो पहले तो हमारे सामने जब हम थे तब तो हमें तो ये लगता था कि इंजीनियरिंग करनी है। अब मैंने सर्च किया, सारा खंगाला, तो आपको इसमें ये मैं लिख पाया 21 ऑप्शन है। इससे पहला ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, मैं पहला वही ले लेता हूँ। जो बच्चा साइंस लेता है क्लास 12 तक, मैथमेटिक्स लेता है स्पेशली, उसमें मैं आपको बता दूं पहला इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का जॉब। सबसे पहले हमारा जो एरिया है ग्रामीण एरिया है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स की होती है कि बच्चा जॉब लग जाए। तो जिनको तुरंत जॉब चाहिए वो क्लास 12 तक मैथमेटिक्स लें, मैथ्स में अच्छा करें, और उसके बाद नेवी और एयरफोर्स के एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के 12th के बाद एग्जाम्स होते हैं। डायरेक्ट आप वो एग्जाम्स में अपीयर हो, जो डिफेंस करियर में मदद करता है, कोचिंग है वहां पे खूब, तो बच्चे खूब सारे करते हैं। इतने सारे पूरे न्यूज़पेपर में फोटो आती है हर बच्चों की, एयरफोर्स में सिलेक्शन, नेवी में सिलेक्शन। और आपको जानकर आश्चर्य होगा जो 30 साल तक 32 साल के करियर बनाते हैं, तब तक ये बच्चे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सर्विस करके और सिलेक्शन के साथ वापस रिटायर होके आ जाते हैं, और फिर डिफेंस को 10 साल तक करते रहे। तो अगर आपको चाहिए तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में आपके लिए 12th के बाद डायरेक्ट ऑप्शन है कि आप उन एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हो। और एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के एग्जाम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनका सिलेबस सब नेट करनी होती है, सिर्फ 12th उसके बाद आप उसमें ध्यान लगा सकते हो। तो ये पहला। उसके अलावा आप देखिए, पहला है डेटा साइंस, ये करियर ऑप्शन है। डेटा साइंस आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। आज क्या है कि आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट को कंपेयर करना है तो इतना सारा डेटा पड़ा हुआ कि उसको आप कंप्यूटर पे एक क्लिक के साथ फटाफट क्लिक करके और पूरा एक बैलेंस शीट के तौर पर निकाल के दे सकते हो कि ये है। हजारों सालों के, सॉरी हजारों क्या, 50 साल के, 60 साल के जो भी डेटा है उन सब आप मर्ज करके उनका नया बना सकते हो। तो ये डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, आज नेट साइड पर रहा था। टेक्सास एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वो और एक इंडिया कुछ और है, इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट है, वो दोनों मिलके ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, 1.5 साल का होता है डेटा साइंस का। तो इसमें आप जाइए, अगर आप लगता है आज के साथ आप अच्छा कर, सॉफ्टवेयर इंडियन वैली और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को बोला जाता है, और बिल गेट्स हैं, वो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और नारायण मूर्ति और अजीम प्रेम जी इंडिया में है। और जिनको भी कंप्यूटर के साथ अच्छा खेलना अच्छा लगता है वो 12वीं साइंस मैथमेटिक्स करें, और किसी IIT में या किसी भी कॉलेज से कंप्यूटर के अंदर लेके आगे बहुत एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। दवाइयां खाते रहते हैं लेकिन उनका इलाज फिजियोथेरेपी में मिलता है और आसानी से कर सकते हो। तो ये भी आप साइंस लेके फिजियोथेरेपी में बना सकते हो। न्यूट्रिशनिस्ट, आजकल जैसे मदन जी ने पिछले दिनों क्लास योगा की, उसके अलावा एक न्यूट्रिशन का जो भी होता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि आपको सही मात्रा में क्या खाना है। तो ये प्रोटीन, कार्बोज और विटामिन और ये सारी चीजें कैसे आपको हेल्दी डाइट मिलनी चाहिए, तो एक न्यूट्रिशन का कोर्स होता है जो साइंस के बाद ही होता है। और उसमें भी आप अलग अलग प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, आपको पता है कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें अपन को पहले प्रोडक्ट की डिजाइन बनानी होती है। आपने देखा होगा बॉटल्स आती हैं पेप्सी की, थम्स अप की, हर साल अलग अलग तरह की डिजाइन में आती है। वो कौन तैयार करता है? वो ये प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं, वो ये करते हैं। ये IITs के अंदर कोर्स होता है, इनमें आप स्पेसिफिक कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, इतने साइबर अटैक्स आजकल हो रहे हैं कंप्यूटर की, लोग डेटाज हैं उनको सिक्योरिटी के अंदर आपको बहुत बढ़िया करियर, तो अनुपम कहती उसमें जो नसरुद्दीन शाह खेलता है इस साइबर
के साथ ही। तो एक वो लड़के को लेके आते हैं जो साइबर एक्सपर्ट होता है, तो उनको कहता है कि आउटडेटेड कंप्यूटर्स यू आर स्टिल यूजिंग, और अब तो ये डिजाइन के आ गए हैं। वो उनको क्या करता है, हैक करके देता है कि ये कहाँ से कॉल आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो हर पुलिस वाले को साइबर सिक्योरिटी सेल होती है, तो आप दे सकते हो। इसके अलावा जितने भी आपने कार्टून नेटवर्क आपने देखे हैं वो एनिमेशन के काम है, वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैं तो जियान का बहुत बड़ा फैन हूँ। साथ के अंदर नोबिता को खूब देखता हूँ। मेरे बच्चे ने उसको मेरे को रटा दिया उसके एक डायलॉग पेपा पिग के। तो उनमें जो कैरेक्टर होते हैं, उनकी आवाज जो बोलने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं, वो बहुत बड़ा करियर है, वो उनको आवाज देते हैं। तो वो साथ में एनिमेशन इस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट भी करवाती है। तो इनमें आप जाके अपना करके बनाए जाते हैं। आप तो पबजी खेलते होंगे, पबजी के बारे में तो ये किसी ने तो बनाया होगा, और कितने सारे उसके सब्सक्राइबर हैं, कितने एप्स डाउनलोड हुए, कितना उसके पास पैसा आ रहा है। तो वीडियो गेम्स आजकल बनाना, एप्स बनाना, ये सारे के सारे आप साइंस के बाद ही कर सकते हो। इंजीनियरिंग साइंस, ये आप आईआईटी की भाषा में आप, इसके अलावा बहुत से आईआईटी में तो ब्रांच इंजीनियरिंग साइंस में अवेलेबल है। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस को मैंने क्लियरली पास से देखा है। जेएनयू के अंदर साइंस की पढ़ाई नहीं होती, वो आर्ट्स को समर्पित एक यूनिवर्सिटी है जिसमें रिसर्च होता है एमए वगैरह के लिए, लेकिन उनमें एनवायरमेंटल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें बहुत से लड़के हैं जो एनवायरमेंटल साइंस का मास्टर्स वहां से करते हैं, और एनवायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है उसको बचाने के लिए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, और एनजीओ चलाते हैं। नेचर पसंद है कि अपन को इसको कैसे बताना है, तो एनवायरमेंटल साइंस में अपना करियर आप बना सकते हो। दूसरी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। इंडिया के 3 सेक्टर है जिसमें आपको भी पता है, पहला है एग्रीकल्चर, ये होता जा रहा है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, इतने सारे मैन्युफैक्चर इंजीनियर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मशीनें बनाना और मशीनें से प्रोडक्ट बनाना। तो ये सब बना के कौन देता है? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इसके अंदर ये साइंस काम। इसके अलावा मरीन का बाकी पूरा जल ही जल है, जिसके ऊपर इतने बड़े जहाज चलते हैं। तो उस मरीन साइंस, उसमें जीव जंतु हैं, जलीय जीव हैं, उनके बारे में स्टडी करना, ये सब स्टडीज के अंदर आप साइंस करके साइंटिस्ट बन सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी भारत के अंदर वो पढ़ाई करवाते हैं। इसके अलावा नासा है जिसमें जो इंडियन लोग हैं पढ़ाई यहाँ करते हैं, पैसा यहाँ का लगवाते हैं, गवर्नमेंट का भाग जाते हैं नासा में और वहां जाके काम करते हैं। तो उनमें भी दुनिया की स्पेस एजेंसीज हैं, उनमें आप काम कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हो, ये कर सकते हो। रिसर्च साइंटिस्ट जो है वो इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है। तो ये डिफेंस इक्विपमेंट है, इनमें जैसे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो कैसे बने थे? क्योंकि उन्होंने आगे की पढ़ाई इसी चीज में करी थी और वो डिफेंस साइंटिस्ट बने थे, और उन्होंने आपका प्रोग्राम उसको गाइड किया था, और साथ में बार्क है बॉम्बे के अंदर, उसमें अपना करियर बना सकते हो। टाटा एक वो कौन सा टाटा का भी है रिसर्च सेंटर। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि रेमडेसिविर की कोई तो रहा होगा। अब आधार पूनावाला के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी बन रही है उनसे बन नहीं रही है, और इतनी दवाइयों की डिमांड इस समय बढ़ी हुई है कि हर इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर लेबोरेटरी के अंदर। और इंडिया अब इसका दवाइयों का, तो अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हो, 4 साल का होता है जिसमें आप डायरेक्ट बम एक भूल गया इसमें लिखना फॉरेंसिक साइंस। अगर आप जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के क्राइम पेट्रोल पे देखते होंगे तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है कि मर्डर हुआ है, तो उसमें फिंगरप्रिंट उठाने। तो फॉरेंसिक सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव साइंस वालों के लिए बेहतर ये होता है कि दिमाग थोड़ा सुलझा हुआ होता है, लेकिन वो ज्यादातर आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं। क्योंकि मेरा इसका एक्सपीरियंस है, तो फिजिक्स और मैथ लेके आप सिविल सर्विसेज में पास नहीं कर सकते, क्योंकि आगे बहुत टफ हो
काम आता है। स्टेट का एग्जाम करते हो और उसमें अपना करियर बना सकते हो लो के अंदर। तो इतने इंडिया के लो इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बैंगलोर, जोधपुर, इनमें आपको बढ़िया से 4 साल का ये करवाएंगे। इसके अलावा आर्किटेक्चर, ये भी IIT का, ये बी आर्क एक अलग से फील्ड है जिसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आपको करवाया जाता है। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये इंडिया के या नामी बिल्डर्स हैं, इनको पता है, मित्तल बिल्डर्स, इनके पास भी आर्किटेक्चर इनका पर्सनल होगा, क्योंकि आर्किटेक्चर बिल्डिंग का पूरा खाता तैयार करके देता है कि कैसे होगा, कहाँ तो हम आर्किटेक्चर करके देते हैं, उनका नक्शा ये बनाते हैं। और तो क्लास आर्किटेक्चर, इनकी लाखों की फीस है। तो ये सारे के सारे BR साइंस के थ्रू ही आप इसमें जा सकते हो। और बी फार्मा मैंने बता दिया, ये करियर है साइंस के। आप देख सकते हो इसमें आपका रुचि का सब्जेक्ट कौन सा है जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट टू मूव कॉमर्स। अब कॉमर्स एक दूसरा पॉपुलर करियर ऑप्शन है। हमारे प्रिंसिपल साहब मृत्युंजय जी कॉमर्स है तो जानते हैं, क्योंकि जो लोग कॉमर्स से जुड़े हैं उनको कॉमर्स अच्छी लगती है कि कॉमर्स की बात करें। तो मैं भी कॉमर्स में BSc पढ़ा हूँ। मुझे कि कैसे अगर आपको बच्चों एंटरप्रेन्योर बनना है, आपका बिजनेस ऐसे करना है, आप कॉमर्स से करी और दोनों की एंट्रेंस एग्जाम होती है और आप उनको पास है तो ये पेपर आपको क्लियर करने और CA बन के और कंपनी सेक्रेटरी बन के आप किसी भी बढ़िया कंपनी के अंदर अपना जॉब कर सकते हैं। अपनी पर्सनल सर्विसेज आप शुरू कर सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज में अपनी सेवाएं देते हैं। हम जरूर बढ़ा सकते हैं। बढ़िया। तो आप अगर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करते हो तो वर्ल्ड बैंक में भी आप जा सकते हो, इंडियन प्लानिंग कमीशन में काम कर सकते हो, और स्टेट बैंक में सब में बैंकों की जॉब है। एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पास करते हो, बैंक में जॉब मिल जाता है। तो क्योंकि आप पढ़ा हुआ है तो बैंक का काम आसानी से आप कर लो। इंश्योरेंस सेक्टर 91 के बाद इतना बड़ा है कि लाइफ इंडिया जो LIC है उसके अलावा इतनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ चुकी हैं जिनके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। AAO का जॉब है जो आप ग्रेजुएशन के बाद पकड़ सकते हो। एक आदमी को दे दिया और मेरा भाई मैनेजमेंट इतना बहुत मैनेजमेंट काम करना स्टार्ट किया था। फैशन डिजाइनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन चंडीगढ़, अलग शहरों में, अहमदाबाद। तो 12वीं के बाद आप फैशन डिजाइनिंग का प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। और बड़ी बड़ी जो अपने इंडिया के टॉप क्लास फैशन डिजाइनर हैं उनके नाम देख लेना, इतने सारे हैं। टॉप मिलान इटली का सबसे बड़ा शहर है जो फैशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है। पढ़ाई आप गया और इसमें चार्ज नहीं है, लेकिन ये कोर्स कर लिया तो नौकरी थी। नेक्स्ट मूव टू आर्ट्स प्लीज। आर्ट्स क्यों लेना चाहिए? ह्यूमैनिटीज जिसको हम कहते हैं, आर्ट्स को बेचारी को सबसे गरीब इसलिए मानते हैं कि आर्ट्स को तो कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन आर्ट्स भी उतना ही जीवंत एक स्ट्रीम है
क्योंकि आर्ट्स में मेरी खुद की मैं बताऊं, मेरे को जबरदस्ती बायोलॉजी दिलाई गई थी, और क्योंकि मेरे फर्स्ट डिवीजन 96 में आई थी, तो 10 गांव में बात हुई थी, सुल्तानपुरा गांव के किसी लड़के के फर्स्ट डिवीजन, तो पेरेंट्स ने बोला साइंस ले लिया, फेल हो गया, फिल्में देखी, खत्म हुआ बात। फिर मैंने आर्ट्स से किया, तो भी मेरी इसी का सब्जेक्ट था। तो उसमें आर्ट्स कौन लेना चाहिए? अगर जिनको कागज पे कुछ उतारना अच्छा लगता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम अच्छा है, जिसको लिखना अच्छा लगता है, जो इतिहास में, राजनीति में, करंट विषयों में रुचि लेता है, तो आप आर्ट्स ले सकते हो। मिक्स में जा सकते हो। आर्ट्स अगर आप जैसे 12th के बाद बीएससी बीएड और ग्रेजुएट हो, आप टीचिंग फील्ड में तुरंत आप अपना करियर बना सकते हो, तो स्कूल लेवल पे टीचर आप बन सकते हो। इसके अलावा आप उसके बाद मास्टर्स आपको करना है, नेट करना है, सेट करना है, तो आप कॉलेज में लेक्चर बन सकते हो, और उससे ऊपर पीएचडी वगैरह तो आप यूनिवर्सिटी में किसी में लेक्चर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये एकेडमिक्स का फील्ड इसमें खुला, आप भी कर सकते हो। आप पोस्ट भाषाओं में वो का करवाती है। हम तो उस समय थे तो लड़के पढ़ रहे हैं, सिविल बेंच में था, या बीए जैपनीज में कोई लड़का पढ़ता था, मैंने कहा इतना ऐसा कैसे कमा रहा है? बोले यार ये गुड़गांव में जैपनीज एक कोई कंपनी है, उनको एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, तो ये 2 घंटे वहां जाया और उसको 25,000 रुपए करता है। फिर लोग आगे इससे बीए लैंग्वेज में करके बड़े बड़े देशों में जहाँ से उन्होंने भाषा सीखी है उस देश में चले जाते हैं, तो ये कर सकते हैं। CIFL है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद, इंडिया का टॉप क्लास इंस्टीट्यूट, एक्सपर्ट्स बन सकते हो। और स्पोकन इंग्लिश का इंडिया में तो जबरदस्त क्रेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश एंड आई कैन ईट इंग्लिश, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हिंदी हो चाहे कोई भी हो, आप बन सकते हैं। इसके अलावा लॉ, क्लेट, ये मैंने बता दिया, तीनों में कॉमन है। आप लॉ का पढ़ाई करके 4 साल का जर्नलिज्म ये कर सकते हो। आगे 5वां फील्ड है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के अंदर आप देखें तो इतना सारा फील्ड खुला हुआ है कि अपना प्रिंट मीडिया, टॉप क्लास न्यूज़पेपर्स, आपने जेएनयू के अंदर ही सेंटर जो अलग था, लेकिन जेएनयू के कैंपस में भारत सरकार ने उनको जगह दे दी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां से अगर आप मास्टर्स करते हो जर्नलिज्म में, इसके अलावा आप आपका ग्रेजुएशन का कोर्स भी इंदिरा गांधी मुक्त विषय, आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, एंकर बनना है, आपको एडिटर बनना है, तो इस फील्ड में जा सकते हो। प्रिंट मीडिया में भी और टीवी मीडिया में कितने टॉप क्लास एंकर है जिनकी लाखों की सैलरी है, और खुद अपने अपने चैनल लॉन्च करके आज वो मठाधीश बैठे हैं, और देश की पूरी मेन स्ट्रीम जो राजनीति है उसका रुख ये लोग मोड़ देते हैं 1 मिनट में। तो अगर ये फील्ड आपको अट्रैक्ट करता है तो आर्ट्स में आप ये चीज कर सकते हो। एंकर मैं बोल चुका हूँ, मीडिया का एक पार्ट है, आप एंकर बन सकते हो। इसके अलावा ये एंकर नहीं बनना है तो प्रोफेशनल एंकर बन जाओ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एंकरिंग का काम करते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं उनमें एंकरिंग के लिए उनको बुलाया जाता है। आरजे का काम होता है रेडियो जॉकी, ये अगर आपका बोलने की हैबिट है, आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो तो ये कर सकते हो। रिपोर्टर का जर्नलिज्म का पार्ट है, उसमें आ गया। चीफ एडिटर, ये भी इसी में 4 पॉइंट इसी में लिखे थे। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हम जब महाभारत देखते थे 90s के दशक में, तो एक पट्टी चलती 30 मिनट में पूरा आ जाता था। आज हर 5 मिनट पे ऐड दिखाया जाता है। क्यों? एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उसके पीछे इतने क्रिएटिव लोग लगे थे कि वो सारा का सारा पूरा टीवी पे चलता है, 1 सेकंड का पैसा लगता है उसमें। तो अगर एडवर्टाइजिंग बनाना आपको अच्छा लगता है, ऐड करना अच्छा लगता है, तो फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। तो उनको पढ़ने सिविल सर्विस मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको होगा। इसमें बहुत बड़ी है, इसमें चीज है जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, और वो शेयर करने पर आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी बात है। इसका अगर ये स्क्रीन पर दिख रही है, इसका नाम है महेश कुमार। हम 12वीं में बाद में कॉलेज में साथ आए थे, और इसका कॉलेज में जैसे हमारा 2002 में कॉलेज खत्म हुआ तो हम सब ने एक दूसरे के इंटरव्यूज लिए। इसने यहाँ पे अपने सिग्नेचर किए, महेश कुमार IAS 2003, और इसने आर्ट्स इसीलिए ली थी। ये 2003 में IAS तो नहीं बना, लेकिन 2008 में इंडिया की 17th रैंक के साथ
के टॉप 20 के अंदर आया था और 2008 में इसने सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया और इस अंदर इंडियन जो डिपार्टमेंट है अपना दिल्ली के अंदर विदेश मंत्रालय उसमें है। उससे पहले न्यूयॉर्क में अपना जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सेवा देके में इंडिया का राजदूत रहा। तो क्लियर गोल हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सिविल सर्विसेज में इसने इसीलिए जेएनयू के अंदर एडमिशन लिया और आईआर इसमें सब्जेक्ट था और पॉलिटिकल साइंस था, उसी में उसने करियर बनाया। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट इतनी बड़ी है कि आपको किसी को होस्ट करना है तो आप किसी को भी इवेंट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो बड़ी बड़ी जो आपकी होटल इंडस्ट्री है उसमें ये सारा आ जाता है। कंटेंट राइटर, फिल्म में आप देखते हैं, सीरियल आप देखते हैं, उनमें आपको पता होगा कि सीन का प्ले जो राइटर होता है, कोई भी फिल्म का डायलॉग लिखने वाला, कादर खान इंडिया के सबसे बड़े डायलॉग राइटर थे। इसके अलावा लिरिसिस्ट, इतने गायक उनको गाना लिख के देने वाले हैं, वो ये आप बन सकते हो। फिल्म इंडस्ट्री पूरी खुली है जो इस तरह का कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। हर कंपनी के अंदर एक क्रिएटिव आई गई, आपका टीवी मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, ये कंटेंट राइटर, इनमें क्रिएटिव राइटर हेड होता है जो इस तरह के काम को देखता है, वही अप्रूव करता है। तो ये सारा चीज आप कर सकते हो। कमर्शियल आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, आर्ट में आपकी रुचि है, आर्ट एक पार्ट, एक्टिंग भी आर्ट का ही एक हिस्सा है। आर्ट को आप पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स इनसे ना जोड़ें। आर्ट का मतलब जो भी आप में स्किल है, चाहे बोलने की हो, चाहे एक्ट करने की हो, चाहे बजाने की हो, चाहे कुछ भी हो, इसमें आप ये बना सकते हो। मैंने बोल दिया एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साथ में पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, आप करके बन सकते हो। एडिटर बन सकते हो, मार्केटिंग के अंदर सेल्स का या फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, ये सारे आप आर्ट्स वाले काम कर सकते हो। स्पेशल लड़कियों के लिए तीनों फील्ड में कॉमन हो गया। बस इतना ही है स्लाइड। हाँ, अब लास्ट में सबसे बड़ा एक अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि आप अपने स्किल्स को कैसे पालें। तो ये कॉन्सेप्ट है इकिगाई का। ये जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई। और इकिगाई में क्या होता है कि जापानीज जो कॉन्सेप्ट उसमें ये कहा जाता है कि आप अपने काम आएगा। तो पहले तो पहचाने कि काम करने जाऊँ ये मेरी रुचि का है। अब क्या इस काम की दुनिया को जरूरत है, वास्तव में मार्केट में डिमांड है, तो मुझे वो करना चाहिए। तीसरा, क्या वो काम जो मैं कर रहा हूँ क्या उसमें मैं स्किल्ड और टैलेंटेड हूँ, क्या मैं वो काम कर पाऊंगा। ये तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि मैं साइंस ले रहा हूँ तो क्या मैं वो साइंस कर पाऊंगा अच्छे से, डिमांड में भी है लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा। अगर उसके बाद आपको ये लगता है कि ये तीनों सवाल आपके यहाँ पे क्योंकि आपको जवाब देता है, तो अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर आप ये पूछें क्या उस काम से मैं आजीविका चला पाऊंगा, मेरे आप पैसे कमाऊंगा। मेरा सेशन था जो मैंने खत्म किया है और अब मैं चैट बॉक्स में जो भी किसी ने कोई सवाल जवाब पूछे हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, तो देख लीजिए। काफी बार पूछा करते हैं क्लास में, मैं पूछता हूँ आपसे यहाँ पर, लेकिन बच्चों की इच्छा रहती है सब करनी चाहिए, तो ऐसी क्या संभावनाएं हैं विदेश सेवा के अंदर सर, प्लीज बताइए। देखिए विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा ये तो देखो आईएएस के थ्रू सिलेक्ट होते हैं ना, उनको मिलती है। जो अलग अलग कंट्रीज में इंडिया के राजदूत होते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस का पार्ट है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट फॉरेन में काम करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया क्लास 12 के बाद जेएनयू के अंदर लैंग्वेज के अंदर बीए करवाया जाता है। तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज की लैंग्वेज है, जैसे स्पेनिश है, फ्रेंच है, रशियन है, अरेबिक है, आपकी जापानीज है, कोरियन है, जो भी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उनमें वो कोर्स कराते हैं 4 साल का। तो एक तो 4 साल में आपको बीए, जैसे एनडीए का मैंने बोला नहीं था, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, क्लास 12 के बाद साइंस के जो स्टूडेंट है, स्पेशली मैथ वाले,
वो अलग अलग उनमें जाके लेफ्टिनेंट जो सेना की पोस्ट होती है उसमें वो सिलेक्ट होते हैं। खड़गवासला पूना में एनडीए की एकेडमी है वहां पे करते हैं, आईएम में देहरादून से वो करते हैं। लेकिन जो एनडीए के कैडेट होते हैं वो 4 साल की ट्रेनिंग पूना में पूरी करते हैं और 4 साल में उनको पढ़ाई भी वहां करवाई जाती है, साथ में उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और 4 साल की वो पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो उनको डिग्री जेएनयू ये लैंग्वेज वाली प्रोवाइड करता है। तो एक तो एग्जाम लगता है, कोविड की वजह से स्थगित हो रहा है, वरना मई 15 या 20 के बीच में हर साल होता है। फरवरी में उनके फॉर्म निकलते हैं, आप उनके पुराने पेपर्स हैं वो मंगवा सकते हैं, 10 साल के वो भेज देंगे आपको और उनको आप पढ़ के उसी के हिसाब से अपना दे सकते हो। लैंग्वेज में किसी में रुचि हो उसमें 4 साल का कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा अगर वो नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे, जैसे मैक्स मुलर भवन है जर्मनी का, मैक्स मुलर जर्मनी का एक वैज्ञानिक था, तो उसके नाम से मैक्स मुलर भवन पूना में है। वहां पर उसमें आप जाके प्राइवेट अपना उस जर्मन भाषा के अंदर कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। जयपुर में भी मेरे एक दोस्त ने जर्मन भाषा का इंस्टीट्यूट खोल रखा है, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, उससे भी बात करा दूंगा। जिनको जर्मन सीखनी है तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भाषा विज्ञानी आपको बनना है किसी भी अलग अलग भाषा में, तो जो कॉन्सुलेट है इंडिया में जितनी भी कंट्रीज की, स्पेन की कॉन्सुलेट दिल्ली में, वहां के दूतावास में आप संपर्क करोगे तो स्पेनिश में और कोई कोर्सेज अवेलेबल है तो आपको बता देंगे। लेकिन वीजा वहां काम करने के लिए आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले अच्छे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आपको एडमिशन लेना होगा। वहां से आपको कोर्स करना है और कोर्स करके फिर आप वहाँ पे वो स्टूडेंट वीजा के साथ आपको वर्किंग वीजा भी प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें फिर आप वहाँ 2 साल 3 साल काम कर सकते हो, फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाता है। जैसे कल लेफ्टिनेंट जनरल जीएस पन्नू यही कह रहे थे कि इंडिया में ब्रेन ड्रेन सबसे बुरी चीज है, कि यहाँ पे हम सारा गवर्नमेंट का पैसा खर्च करवाएंगे फिर जॉब करने चले जाएंगे यूएसए में। तो अच्छा जो ब्रेन है वो कहाँ चला गया, बाहर। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, कि यहाँ पर वो चीजें हम देखें वो लोग यहाँ पे वापस आते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जितना एक्सपर्ट हूँ, जितना इन चीजों में, ये आप कोर्सेज में ले सकते हो। फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, वहाँ के कोर्स में दाखिला ले, फिर वहाँ पे आपको जॉब मिल जाता है, सिंगापुर वगैरह में, इनमें, कोरिया में। जी धन्यवाद सर। आप में से और भी पार्टिसिपेंट्स जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हो, आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम आपका श्योर क्वेश्चन लेंगे। कोई भी पार्टिसिपेंट कैरियर से रिलेटेड, सब्जेक्ट चूज करने से रिलेटेड, या जो कॉलेज स्टूडेंट हैं वो भी अपने भविष्य के लिए कुछ पूछना चाहते हो, कैरियर ओरिएंटेड बात कुछ पूछना चाहते हो, तो आज आप पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर खूब सारे ऑप्शंस आज रमाकांत जी ने हमें बताए, और जो स्लाइड है वो वाकई में बहुत ही शानदार है। और केवल एक स्लाइड में आपने जितने कैरियर ऑप्शंस हैं वो सारे हमें उपलब्ध करवाए हैं, और उनको देखने के बाद स्टूडेंट्स के मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज का कैरियर डेवलपमेंट सेल हमेशा आपके लिए तैयार है। श्रीमान रमाकांत जी भी तैयार हैं, और जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं होंगी हम जरूर उसको शांत करेंगे। चैट बॉक्स में सर एक क्वेश्चन आया है रोहित यादव जी का। सर, हाउ टू बी अ वेब डेवलपर, वेब डेवलपर के बारे में पूछ रहे हैं रोहित यादव। सर बेसिकली इट इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर। मेरे मित्र मेरे पास बैठे हैं बलराम जी स्वामी, ये इस फील्ड के हैं। आप किसी भी कंप्यूटर एक्सपर्ट से, कंप्यूटर टीचर से आप इसके बारे में पूछेंगे, आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन ये कंप्यूटर का पार्ट है जिसमें आप किसी भी एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतरीन आंसर दे पाएगा। धन्यवाद सर। यादव जी, आप जरूर कंप्यूटर के एक्सपर्ट जो हैं उनसे बात कीजिए। और वैसे भी जो वेब डेवलपिंग का जो क्षेत्र है, इसमें नई नई लैंग्वेजेस रोज डेवलप होती हैं। किसी एक लैंग्वेज पे अगर आपका बहुत अच्छा कमांड है तो आप निश्चित रूप से वेब डिजाइनिंग के अंदर अच्छा कैरियर बना सकते हैं और फ्रीलांसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है मीनाक्षी सिंह का। सर, हमें यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी ना कॉलेज से? बिल्कुल श्योर मिल जाएगी, इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। सर खुद, रमाकांत जी खुद एक यूट्यूबर हैं और उन्होंने अपना चैनल स्टैब्लिश किया है। और आज के जो युवा हैं
रमाकांत जी वो बहुत ही उत्सुक रहते हैं अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। इवन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी कुछ ने कुकरी का कुकिंग के लिए चैनल बना। तो कुछ विचार आप, क्योंकि इन्होंने पूछा है तो आप बताइए सर, यूट्यूब के बारे में भी आप कुछ जानकारी देना चाहें एज ए कैरियर यूट्यूब का ऑप्शन। देखो ऐसे, ये तो यूट्यूब से पूछा है कि ये जो आज का वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा क्या, तो ये यूट्यूब पे अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेरा खुद का अपना चैनल है जिसका नाम द स्कॉलरशिप ही है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो उससे पहले मैंने ये लॉन्च किया था कि मुझे एक तरीके से यूट्यूबर बनना था, जिसमें स्पेशली ट्रेवल ब्लॉगर या फूड ब्लॉगर मेरे को इंटरेस्ट है उसमें मुझे जाना था, क्योंकि टीचिंग के साथ साथ मेरी वही एक मैन हॉबी है जिसमें मैं अपना करियर देख रहा था। लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया तो मैं जा नहीं पाया। तो फिर मैंने बैठे बैठे ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल 30-32 वीडियो डाले थे लास्ट ईयर, लेकिन वो फिर क्या है कि मैं कंसिस्टेंट उसके साथ नहीं रह पाया। तो उसमें आप वो मोटिवेशनल वीडियोज हैं जिसमें एक मैंने शेखावाटी, बढ़िया कम्युनिटी और बिजनेस, वो एक डाला था, वो सबसे ज्यादा हिट हुआ था, खूब चला था। इसके अलावा एक आत्महत्या सुशांत सिंह ने करी थी, उसके ऊपर मैंने बनाया था कि क्यों लोग आत्महत्या करते हैं, उसको भी खूब सारे व्यूवर्स मिले थे। लेकिन देखता हूँ आगे इस इंटरेस्ट को मैं डेवलप रख पाया, बनना है वो अगर जुड़ने का मौका मिलेगा तो करेंगे। बाकी यूट्यूब का लिंक मेरे दोस्त मदनलाल जी ने डाल दिया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उस पर आपको ये मिल जाएगा। और आपकी यूट्यूब के बारे में मैं बता दूं कि ये फील्ड ऐसे नहीं है कि आप वीडियो डालते रहो और आपको मिल जाएगा। इसकी एल्गोरिथम अलग तरीके से है। पहले तो आपको उसमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं। उसके बाद 1 साल में, जैसे आपने 1 मई को लॉन्च किया चैनल, तो 1 मई अगली जब आएगी उस 1 साल पीरियड में आपको 4000 वॉच आवर पूरे करने होते। 4000 घंटे आपके वीडियो को लोग ऐड वगैरह मिलेंगे, उनसे आपकी कमाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं कल परसों ही मेरे जो यहाँ के इंडिया के एक यूट्यूबर हैं जो मेरे फेवरेट हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा, हरीश वाले। तो 42 साल की उम्र तक जियो कंपनी में, एयरटेल में काम कर रहे, 24 लाख का उनका पैकेज था। उन्होंने वो चीज छोड़ी और ये फूड ब्लॉगर वो बन गए। आज उनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन 2 साल उन्होंने बोला मेरी जमा पूंजी थी सारी खत्म हो गई, लेकिन मैंने इंटरेस्ट को छोड़ा नहीं। आज उनकी लाखों में कमाई है। उसको टाइम देना पड़ता है, 100% देना होता है, तब ही यूट्यूब सफल होती है। मुरारी लाल की कॉमेडी आप देखते होंगे, गौड़ी चक्र को पूरा लोगों में जीवंत कर दिया वापस। तो वो पहले यूट्यूबर थे जिन्होंने मारवाड़ी कॉमेडी स्टार्ट की। आज उनकी लाखों में सब्सक्राइबर हैं, कमाई है हजारों में। तो पूरी टीम है उनकी, काम करते हैं उनके। जी धन्यवाद सर। इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क वाकई में डायरेक्टली अनम्यूट भी करके पूछ सकते हो, पूछना चाहते हैं। सुनील जी कोई अनम्यूट होना चाहे, पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट अगर बात करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए, हम आपको तुरंत रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अनम्यूट की। टेक योर टाइम। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स का भी ऑप्शन है। अगर आपको क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होती है, कई बार क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है तो बोलते हैं कि हम क्या लिखें, तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। आप अपना हैंड रेज कीजिए, किसी को भी कोई जिज्ञासा हो। अभी तक कोई हैंड रेज नहीं हुआ है। स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहूंगा, आपका अपने विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं, कैरियर से रिलेटेड। किसी को पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अब हमने सबको इनेबल कर दिया है, अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी भेजने की जरूरत नहीं है हमें। तो आपके प्रश्नों का स्वागत है इस मंच पर। कोई बात नहीं, जब भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो मित्तल कॉलेज और जीडी मित्तल स्कूल, हमारी ये दोनों संस्थाएं
शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और हम आपको किसी भी तरह की जो भी आपको हेल्प चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं, कैरियर काउंसलिंग करने के लिए तैयार हैं और आपकी डिमांड पे हम भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जरूर निश्चित रूप से आयोजित करेंगे। अब मैं अंत में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मृत्युंजय जी पारिक को आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आप धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। जी सर। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और साथ में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, पढ़ा, लिखा, उन सारे अनुभवों को साझा करते हुए हमारे जीडी मित्तल स्कूल के प्रिंसिपल श्री रमाकांत जी शर्मा ने आज की जो युवा पीढ़ी है, इसके सामने 10th क्लास के बाद में 10वीं क्लास के बाद में ये सबसे एक सवाल रह जाता है कि हमें किस सब्जेक्ट का चुनाव करना है, कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले कि साइंस ले। जब 97 में 1997 में जब हमने 10वीं क्लास पास करी तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या लिया जाए। उस समय एक कंसेप्ट काम करता था, हालांकि वो बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक नहीं था, कि अगर आपके 60% से ज्यादा आ रहे हैं तो आप साइंस लेंगे, अगर आपके 50% से ज्यादा आ रहे हैं, 60% से कम आ रहे हैं तो आप कॉमर्स लेंगे, और अगर आपके 50% से नीचे आ रहे हैं तो आप आर्ट्स लेंगे। एक तरीके का सवाल जो था वो उनके सामने था। उस समय इस तरीके के कैरियर काउंसलिंग या कैरियर ओरिएंटेशन के कोई प्रोग्राम जो है वो हमारे आसपास नहीं रहते, हमें इस तरीके का सलाह मशवरा जो है वो मिलता भी नहीं। तो आमतौर पर कैरियर को चुनने का तरीका था कि पिताजी टीचर हैं तो उनके सुपुत्र भी टीचर बनता है, पिताजी अगर स्वर्णकार का काम करते हैं तो उनके सुपुत्र भी वही काम कर लेते हैं, पिताजी अगर दुकान पर किसी ग्रोसरी की शॉप पर बैठते हैं तो बच्चे भले कितने टैलेंटेड या इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो दुकान ही संभालते हैं। क्योंकि इस तरीके की टेंडेंसी, इस तरीके का जो व्यवहार जो था वो उस समय काम करता है। लेकिन आजकल हमें ये बात बताने के लिए या समझाने के लिए या आगे कैरियर में हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों को बताने के लिए हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय ने एक ये वेबिनार आयोजित करवाया कि जिसमें आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छे से अच्छे कैरियर का चुनाव कर सके। मेरा मानना है कि जो आप 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड तक अगर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट या उनका टेस्ट उसी समय बनना शुरू हो जाता है। खिलौनों को जोड़ना, तोड़ना, ड्राइंग बनाना, ये सारी चीजें जो है उसी से समय शुरू हो जाती है। तो मेरा एक बात मानना है कि उसी समय ही अभिभावक अपने बच्चों के उस टेस्ट को या उस इंटरेस्ट को पहचानना शुरू करें, ताकि आगे कैरियर को चुनने में उन्हें भी ज्यादा तकलीफ ना हो और हमें उनको बहुत ज्यादा किसी चीज में बदलाव भी ना करना पड़े। एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, आप लोगों ने देखी भी होगी। उसमें भी कुछ इसी तरीके के कंसेप्ट के आधार पर एक बड़े मंदबुद्धि बच्चे को एक बहुत आगे तक पहुंचाया गया। मैं, हमारे सचिव महोदय उपस्थित हैं, उनके आदेश से मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि महाविद्यालय जो है, मित्तल महिला महाविद्यालय में जो छात्राएं प्रवेशित होंगी, जो छात्राएं यहाँ पर एडमिशन लेगी, उन छात्राओं के लिए बैंक की, पीटीटी की कोचिंग्स, जूनियर अकाउंटेंट, IFS जो इंडियन फॉरेंसिक सर्विसेज है उनकी, IRS जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है उनकी, नेट की जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आप किसी भी सब्जेक्ट में 55% प्राप्त करके आप नेट का एग्जाम फाइट कर सकते हैं और कॉलेज लेक्चरर जो है वो आप बन सकते हैं। तो इन सब की कोचिंग्स जो है अभी आगामी सत्र से जो है वो प्रारंभ की जा रही है। तो इसीलिए महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को कहीं पर भी किसी भी प्रकार के इन कोचिंग्स के लिए इधर उधर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मिनिमम फीस में ये सारी सुविधाएं जो है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। एक आपको और खास मैं बात बताना चाहूंगा कि
जब आप 4th या 5th 6th स्टैंडर्ड में होते हैं, 7वीं 8वीं क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं, तो आगे आपको क्या बनना है या क्या बनने की आप इच्छा रखते हैं, ये तो चलिए ठीक है, 10वीं के बाद में या 12वीं के बाद में ये चुनाव होता है। लेकिन कुछ एक विषय ऐसे हैं जिन पर आप उसी समय से फोकस करना शुरू कर सकते हैं, जिनमें गणित है, जिनमें विज्ञान है, जिनमें अंग्रेजी है, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्या क्या सर्कमस्टेंसेस जो है वो घटनाएं घटित हो रही है उनका भान है। आजकल एक चीजें बहुत अच्छे से चलती है कि जब आप आईएएस का या आरएएस का जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आसपास घट रहे होते हैं। आपने भले कितने अच्छे मार्क्स अगर क्यों नहीं गेन किए हो, अगर आपको ये नहीं पता होता कि भाई आपके तहसील का तहसीलदार कौन है, आपके जिले का जिला कलेक्टर कौन है, एसपी कौन है, वहां के चेयरमैन कौन है, तो हो सकता है आपके भले कितने अच्छे मार्क्स क्यों ना आए, आप बैकफुट पे आ सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जरूर समझें और अपनी जो एबिलिटी है उसे समझने में लगा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों को कुछ न कुछ चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर वो फ्रीडम उन्हें नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारे एक कॉमर्स में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, यानी कि विशिष्टीकरण। कोई बच्चा जो है वो कलेक्टर बनना चाहता है और उसको बैंक की जॉब मिल जाती है, तो निश्चित रूप से वो अपनी 100% प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस उस बैंक की जॉब में नहीं देना चाहेगा या दे नहीं पाएगा। एक व्यक्ति फौज में जाना चाहता है और उसको टीचर या शिक्षक बना दिया जाता है, तो निश्चित रूप से वो अपनी प्रोडक्टिविटी उसमें नहीं देगा। इसलिए अभिभावकों से भी मेरी अपील होगी, अगर कुछ अभिभावक जुड़े हुए हैं तो, कि अपने बच्चों को विषय चुनने के लिए कुछ स्वतंत्रता वो भी दें, अपने इरादे या अपना कोई भी क्षेत्र उन पर थोपे। आज के इस वेबिनार में जो भी महोदय जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव महोदय ने हमें बहुत समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो कीनोट स्पीकर श्री रमाकांत जी शर्मा, उन्होंने बहुत अपने अनुभवों के साथ अपने ज्ञान को नए कैरियर में कैसे चुने इसमें ढाला, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो छात्राएं, जो अभिभावक इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं अपने महाविद्यालय की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने लगातार पिछले 4 रविवार से हम वेबिनार कर रहे हैं, और इसके लिए मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खास करके बलराम जी, सुनील सर, सुनील जी खत्री, डॉक्टर महेंद्र गुप्ता और श्री हमारे कमल जी, इन सब ने मिलकर इस वेबिनार को सफल बनाने का प्रयास किया। इसके लिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार से आप सब लोग जुड़े रहे।